हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सर वीजी स्टडी हब में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं डिबेंचर्स। हमारा सीएमए रिवीजन सीरीज चल रहा है। ठीक है, लोगों की पार्टी चलती है, हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। ठीक है, डिबेंचर का आज है सर थर्ड एंड लास्ट डे। आज है सर डिबेंचर का थर्ड एंड लास्ट डे। ठीक है, तो आज हमारा बस एक ही टॉपिक पेंडिंग है सर, डिबेंचर रिडम्पशन फंड मेथड। ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड मेथड और एक मेथड है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ठीक है, हमारा आज का ये दो पे ही पूरा फोकस होगा। इनका पूरा कंसेप्ट, इनके पूरे जर्नल एंट्रीज, इनका पूरा प्रोसीजर, लॉजिक और एक एक क्वेश्चन। ठीक है, ये आज हमारा कवरेज रहेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा अच्छे से सुनना। काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। हर चीज़ क्या है, दो से ज़्यादा मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। हर चीज़ जहाँ मुझे लगेगा कि यार ये चीज़ एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, मैं खुद ही 2 बार बताऊंगा। कैलकुलेशंस 2 बार बताऊंगा, स्क्रीन पे भी सारी चीज़ें लिखते जाऊंगा। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आज के वर्किंग्स कुछ लोगों के लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। वैसे तो इन जनरल आप बहुत होशियार हो, मुझे पता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट वीडियो लाइक करो। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का सेशन। वीडियो लाइक करो, अटेंडेंस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए करें स्टार्ट। मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं सर, पूरा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पढ़ाने वाला हूं सर। न्यू सिलेबस का जो आपका मॉड्यूल है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसी में से मैं पढ़ा रहा हूं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि ओल्ड सिलेबस वाले भी जो बच्चे हैं वो भी न्यू के ही मॉड्यूल से पढ़ें, क्योंकि आपका मॉड्यूल अपडेट हुआ ही नहीं है। आपको पता ही होगा आपका मॉड्यूल सिलेबस की तरह काफ़ी ओल्ड है। 2017 2018 आई थिंक वो लेवल के ईयर के लेवल का है वो। ठीक है, तो बेटर है आप जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं उसके लिए आप न्यू सिलेबस का मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए सर आ जाइए, सिंकिंग फंड मेथड। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। ठीक है, कमेंट वमेंट कर दो और हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें काफ़ी बच्चे जो सीए भी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो सीए भी कर रहे हैं, उनको काफ़ी चीज़ें आज मैं बताऊंगा जो उनको जाननी है, जो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते भी आए एक दो अटेम्प्ट से। ठीक है, तो पहले हम कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सर ये सिंकिंग फंड मेथड क्या होती है? क्या एक मेथड है रिडम्पशन की? नहीं सर, ये मेथड रिडम्पशन की नहीं है। ये मेथड रिडम्पशन की नहीं है। रिडम्पशन हमने पढ़ा था, रिडम्पशन के तरीके क्या होते हैं। रिडम्पशन के तरीके क्या होते हैं? रिडम्पशन के तरीके हैं कि आप लमसम में कैश में आप पे कर दो, कैश मतलब बैंक भी इंक्लूड होता है उसमें। मॉनेटरी वे में आप पे कर दो लमसम, या आप इंस्टॉलमेंट में रिडीम करो। तो ये हमने पढ़ा था मॉनेटरी में। फिर हमने पढ़ा था बाय कन्वर्जन, पूरा फुल कन्वर्जन इनटू शेयर्स, और पार्टली कन्वर्जन, पार्टली मॉनेटरी पेमेंट, ऐसा भी चलता है। क्लियर है। तो ये बेसिकली दो होते हैं। और फिर एक होता है ओपन मार्केट, अलग ही होता है वो भी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गए। तो बेसिकली मेथड्स इतने ही है। रिडम्पशन तो इसी तरीके से होता है। अब सवाल ये उठता है, सर ये पैसे अरेंज कैसे होंगे? हम रिडम्पशन तो कर देंगे, जैसे फंड्स की नीड होती कहां है, हमने वो भी पढ़े थे, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन। तो उसमें आपकी बुक के हिसाब से तो 3 दिए, मॉड्यूल के हिसाब से 3 दिया है। एक है आउट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल से दे रहे हो तो आपको हर साल जमा करने की जरूरत है ही नहीं। सोच के देखो, ये मैंने आपको बताया भी था कि आउट ऑफ कैपिटल है, मतलब आप लमसम पूरा पैसा लाओगे, लमसम पूरा रिडीम कर दोगे, उसमें कुछ जमा नहीं करना होता। और सेकंड मेथड होती है सर आउट ऑफ प्रॉफिट। वही होती है सर जमा करने वाली मेथड, जिसमें आप हर साल ड्यूरिंग द टेनोर ऑफ डिबेंचर आप हर साल पैसा जमा करते हो, और वो जमा होते होते आप पैसा मतलब जमा कर लेते हो एट द ईयर एंड, टेनोर के एंड तक, और फिर उसमें से आप रिडम्पशन करते हो। और थर्ड आता है बाय कन्वर्जन। अब कन्वर्जन में फंड की नीड ही नहीं है। आई डोंट नो आपके बुक्स में क्यों दिया है, बाय कन्वर्जन भी दिया हुआ है। अब जब आपको फंड्स देने ही नहीं है, कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आप शेयर्स दे रहे हो, पैसे की नीड नहीं है, डिबेंचर लेके शेयर्स दे रहे हो, तो पैसे का कोई लेन देन ही नहीं है। तो एक्चुअली आपको उसको पूरा फंड के एंगल से इग्नोर करना है। तो दो ही होते हैं, आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ कैपिटल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा आएगा, रिडम्पशन के वक्त पैसा आएगा, रिडम्पशन के फिर आप उसी से रिडम्पशन कर लोगे, उसमें कोई दम नहीं है, मतलब उसमें कुछ अकाउंटिंग नहीं है। उसमें जो लॉजिक हम पढ़ते हैं कि ये रिडम्पशन का पैसा आपको अपनी कमाई से जमा करना चाहिए, ये जो कन्वेंशन है, ये जो सोच है,
वही है सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जो सोर्स में आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ था, जो सोर्स में आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ था, हम उसके मेथड्स पढ़ रहे हैं कि जब हमको रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, जब हमको रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करना है तो आउट ऑफ प्रॉफिट पैसे कैसे जमा होंगे। और सिर्फ अगर आप रिजर्व अक्यूमुलेट कर रहे हो, एनुअल अप्रोप्रिएशन कर रहे हो, प्रॉफिट सिर्फ आप जमा कर रहे हो एक डीआरआर अकाउंट में या कहीं और डिबेंचर रिडम्पशन में कहीं आप डाल रहे हो, एक रिजर्व बना रहे हो, सिर्फ रिजर्व बनाने से भी कोई काम नहीं होता। प्रॉफिट सिर्फ आप सेट असाइड करोगे उससे कुछ नहीं होता, उसको एक्चुअली कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपके बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप उसको अपने बिजनेस में ही रखोगे तो क्या होगा? आप नॉर्मल बिजनेस में यूज कर लोगे, नॉर्मल बिजनेस में, पैसे की बात कर रहा हूं, रिजर्व की नहीं। रिजर्व अलग होगी, डीआरआर रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, वो हम पढ़ चुके हैं कि रिडम्पशन के अलावा कहीं और यूज नहीं हो सकती। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बुक प्रॉफिट की बात कर ही नहीं रहा, मैं पैसों की बात कर रहा हूं कि जब आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉफिट आया कहां से? प्रॉफिट का इक्विवेलेंट कैश भी तो होगा ना आपके पास, या बाद में मिल जाएगा। प्रॉफिट तो या तो कैश फॉर्म में आपको मिल चुका होगा या कुछ समय बाद कैश में कन्वर्ट होकर रियलाइज हो जाएगा। तो वो जो पैसा है कैश, उसका क्या होगा? वो तो सेट असाइड हुआ ही नहीं ना, वो तो आपके बिजनेस में ही है, कहीं ना कहीं डेटर्स में फंसा होगा, कहीं ना कहीं वो कुछ पार्ट कैश में होगा, कुछ पार्ट बैंक में होगा, कुछ पार्ट आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा इन्वेस्टमेंट्स में, या कहीं कुछ फिक्स एसेट में भी लगा दिया होगा। तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस में ही लगा हुआ है, और जब वो रोटेट होके आपको मिलेगा फिर आप उसको कहीं और यूज कर लोगे। तो वो इंश्योर कैसे होगा कि डिबेंचर की जब रिडम्पशन की बारी आएगी, जब समय आएगा, जब इम्तिहान की घड़ी आएगी, तब उतना कैश आपके पास होगा कि नहीं होगा? ये कैसे इंश्योर होगा? जादू तो है नहीं कि अपने आप सर आ जाएगा, भरोसा रखो, ऐसा नहीं होता। कि रिडम्पशन करना आपका लीगल लाइबिलिटी है, आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते उसमें, तो अरेंजमेंट बहुत ही पक्के होने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट सेट असाइड करोगे तो यस, आप उससे डिविडेंड नहीं बांटोगे, आपके प्रॉफिट्स जमा हो जाएंगे, पर इससे कैश अक्यूमुलेट होगी कि नहीं वो बता नहीं सकते। और इसीलिए सिंकिंग फंड मेथड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड मेथड सामने आती है, और वो कहती है सिर्फ प्रॉफिट सेट असाइड मत करो, प्रॉफिट तो सेट असाइड करने ही चाहिए, इन एडिशन टू दैट आपको वो पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहिए आउट ऑफ द कंपनी इन लिक्विड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में आप पैसा उसको इन्वेस्ट करो जो लिक्विड हो, आप कभी भी बेच सकें, और वो पैसा हर साल इन्वेस्ट करते जाओ, और फिर वो इन्वेस्टमेंट बेच के आप कैश अरेंज करो, वो इन्वेस्टमेंट बेच के आप कैश अरेंज करो और उससे आप रिडम्पशन कर लो। तो ये होता है सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, यही होता है सिंकिंग फंड मेथड। कंसेप्ट इतना ही है कि आप प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करो, एनुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, हर साल प्रॉफिट को फंड में डालो और वो फंड को एक्चुअली कहीं इन्वेस्ट कर दो, और फिर जब ड्यू डेट आएगी, रिडम्पशन की बारी आएगी, इन्वेस्टमेंट्स बेच दो और आप रिडम्पशन कर दो। तो प्रॉफिट से भी रिडम्पशन हो गया, प्रॉफिट भी हर साल आपने जमा किए और आपने आउट ऑफ द कंपनी उसको इन्वेस्ट भी कर दिया ताकि आप उसको कहीं और यूज न कर पाओ, पैसों को, कैश को आप कहीं और यूज न कर पाओ। क्लियर है? तो यही है फंड मेथड, इसी को आप सिंकिंग फंड मेथड कहो, इसी को आप डिबेंचर रिडम्पशन फंड मेथड कहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, अब इसमें दो मेथड्स होती हैं, क्यूमुलेटिव मेथड एंड नॉन क्यूमुलेटिव मेथड। क्लियर है? अब ये होता क्या है, ये सिर्फ एक टॉपिक के बारे में कि जो आप हर साल फंड इन्वेस्ट करोगे, हर साल जो आप एनुअल अप्रोप्रिएशन करोगे और वो आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका क्या होगा? हर साल जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पे जो इंटरेस्ट मिलते जाएगा हर साल, उस इंटरेस्ट का आप क्या करोगे, इसके हिसाब से दो मेथड्स होते हैं। अगर वो इंटरेस्ट भी आप री इन्वेस्ट करने वाले हो, वो इंटरेस्ट भी आप वापस इन्वेस्ट ही करने वाले हो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में, और वो भी रिडम्पशन के ही यूज करने वाले हो, तो उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड। क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड, जो पहला आइटम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। और अगर आप वो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, उसको आप एक नॉर्मल इनकम मानना चाहते हो और उसको नॉर्मल बिजनेस में अगर आप यूज करना चाहते हो, रिडम्पशन के लिए यूज नहीं करना चाहते, तो उसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड। बस इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट के हिसाब से दो अलग अलग मेथड्स के नाम दिए गए हैं, कंसेप्ट दोनों में सेम है। वही मैं कह रहा हूं, काफी बच्चों को लगता है कि दो मेथड से मतलब दोनों में कुछ तो अलग ही है, अलग कुछ भी नहीं है। हर दोनों मेथड्स में आप प्रॉफिट हर साल ट्रांसफर करते हो, दोनों में हर साल प्रॉफिट जितना ट्रांसफर किया उतना इन्वेस्टमेंट भी करते हो। ये दो जो प्रोसेसेस हैं ये दोनों मेथड में सेम है, सिर्फ वो जो हर साल इन्वेस्टमेंट पे इनकम
आएगी, इंटरेस्ट की इनकम जनरेट होगी, उसका हम क्या करने वाले हैं, उसके हिसाब से ये दो मेथड्स हैं। क्लियर है? तो ये दो मेथड्स हैं, ठीक है। और हमारे बुक्स में नॉर्मली क्या दिया होता है, क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड। अब यहां मैं 2 मिनट लूंगा, जो सीए के बच्चे हैं, सीए भी कर रहे हैं, उनका जो सीए के बुक्स के हिसाब से वो भी मैं बता रहा हूं। तो पहले क्या चलता था कि क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड चलता था, बराबर। तो पहले हम नॉर्मली क्या करते थे कि हम इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट करते थे, और सारे आपके बुक के आंसर भी उसी मेथड से दिए हुए हैं, ठीक है। अब आईसीएआई ने, जहां तक मुझे पता है, ठीक है, मैं एक्टिवली सीए अभी तक पढ़ाता नहीं हूं, आई होप आपको पता होगा, एक्टिवली मैं सीए में डे इन डे आउट एक्टिव नहीं हूं, ठीक है। सारी चीजें फॉलो नहीं करता हूं जैसे मैं सीएस की फॉलो करता हूं, क्लियर है। और मैं पढ़ाता भी नहीं हूं सीए वालों को अभी, ठीक है। तो जितना मुझे याद है, जितना मुझे पता है, ये एक्चुअली ये अमेंडमेंट आई थिंक 1-2 साल पुरानी है, ठीक है। और ये अमेंडमेंट नहीं है, मैं काफी बच्चों को वही कह रहा हूं, वो लोग अमेंडमेंट कह रहे हैं। अमेंडमेंट मतलब लॉ अगर बदला है तो, इसके पीछे कोई लॉ है ही नहीं, सिंकिंग फंड मेथड के पीछे कोई लॉ है ही नहीं बेटा, कोई लॉ है ही नहीं, कोई ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो कहता है कि ये मेथड यूज करो, ये इंटरेस्ट को ऐसे मानो, ऐसा कोई मेथड नहीं है, मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है उसके पीछे, कोई सेक्शन, कोई रूल नहीं है। वो इंस्टीट्यूट ही अपना जो है बताती है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कोई नहीं है इस पे, जहां तक मुझे याद है कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बदलाव के वजह से भी ऐसा नहीं हुआ है। बस इंस्टीट्यूट ने आई थिंक अपना ट्रीटमेंट बदला है, अपना स्टैंड बदला है। आई डोंट नो क्या रीजन है उसके, मैंने अभी तक उतना इन डेप्थ स्टडी नहीं किया है उसको, बट इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआई ने आई थिंक बस इतना ही किया था कि क्यूमुलेटिव मेथड से सारे क्वेश्चन उनके मॉड्यूल में थे, और अब उन्होंने नॉन क्यूमुलेटिव मेथड शायद ज्यादा अप्रोप्रिएट मानी है, और अपने बुक को उन्होंने रिवाइज कर दिया है नॉन क्यूमुलेटिव मेथड के ट्रीटमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। बस इतना ही चेंज हुआ था। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने कुछ कहा ही नहीं है, उन्होंने तो स्टार्टिंग से इवन आई थिंक ओल्ड सिलेबस में भी दोनों मेथड्स दिए इसी तरह। तो इंस्टीट्यूट ने पहले से ही दोनों मेथड दिए, कैसा कहीं कहा ही नहीं है कि क्यूमुलेटिव मेथड ही फॉलो करना है, नॉन क्यूमुलेटिव फॉलो करना है, कुछ बोला ही नहीं है। आईसीएसआई का सब मतलब ओपन है और फ्लेक्सिबल है, तो इसीलिए आई थिंक आईसीएसआई ने कुछ चेंज किया ही नहीं, या कुछ जरूरत नहीं समझी कुछ बताने की। और इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक अनाउंसमेंट बाय आईसीएसआई इन दिस रिगार्ड, और ये तो पूरा लेटेस्ट आपका मॉड्यूल है जो मैं बता रहा हूं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो आईसीएआई ने किया है वो अपने मॉड्यूल्स को उन्होंने अपडेट किया है, वो कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो कोई लॉ में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो उनका एक स्टैंड था ट्रीटमेंट का, वो उन्होंने चेंज किया है। अब उसके वजह से आईसीएसआई ने अभी तक कोई चेंज किया नहीं है, और जब तक आईसीएसआई कुछ कहता नहीं है, आई डोंट थिंक हमको कुछ करना चाहिए खुद होके। लेट आईसीएसआई टेल कि हाँ भाई ये क्वेश्चन नंबर्स हैं, इसका ट्रीटमेंट बदलेगा, लेट देम गिव द न्यू आंसर्स अगर उनको देने हैं तो, जैसे इंस्टीट्यूट ने किया, आईसीएआई ने बाकायदा मॉड्यूल रिवाइज किया, अपडेटेड मॉड्यूल्स दिए, वैसा जब तक आईसीएसआई करती नहीं है तो आप खुद होके क्यों करना चाहते हो? आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज आप सीए भी कर रहे हो और वो आप आईसीएसआई पर भी थोपना चाहते हो तो ये सही नहीं है। जहां आप आईसीएसआई में हो आप आईसीएसआई के हिसाब से चलो, ठीक है। अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है, जब वो कहेंगे सबसे पहला वीडियो मेरा ही आएगा उस पर, ठीक है, वो मैं आपको श्योर करता हूं। तो जब भी कुछ अपडेट आएगा मैं आपको खुद ही बताऊंगा, क्लियर है। तो मेथड्स वैसे दो हैं, क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपके हिसाब से आप दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैं ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, इस पे न्यू में तो आई डोंट थिंक कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुश्किल ही बनता है इसमें क्वेश्चन न्यू सिलेबस पे। ओल्ड पे ही क्वेश्चन आता है और ऑलमोस्ट हर 1-2 अटेम्प्ट के बाद सिंकिंग फंड पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया है क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव तो आपको उसी तरह सॉल्व करना है, नहीं दिया है तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। प्रेफरेबली मैं आपसे कहूंगा क्यूमुलेटिव मेथड फॉलो करो, प्रेफरेबली मैं आपसे कहूंगा क्यूमुलेटिव मेथड आप फॉलो कर सकते हो, क्लियर है। चलिए सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंकिंग फंड में बी डिफाइंड एज अ फंड। अब रिजर्व और फंड में क्या फर्क होता है, ये भी बेसिक्स। रिजर्व मतलब सिर्फ प्रॉफिट आपने सेट असाइड किया है, सिर्फ वो बुक्स में है। फंड, जब रिजर्व फंड में कब कन्वर्ट होता है, जब वो रिजर्व का पैसा आप आउटसाइड कहीं इन्वेस्ट करते हो। अगर मैंने कोई पैसा जमा किया है तो वो रिजर्व है, जमा करने के बाद मैंने उसको अगर इन्वेस्ट भी कर दिया है तो उसको मैं रिजर्व नहीं बुला सकता, उसको मुझे फंड नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है रिजर्व और फंड में।
तो हम यहां फंड फंड बार बार पढ़ेंगे, मतलब जो भी प्रॉफिट हम जमा करेंगे वो एक्चुअली कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है, इसीलिए हर जगह नाम यूज होगा फंड। क्लियर है? फंड क्रिएटेड बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टेन प्रॉफिट्स, ठीक है, हर साल नॉर्मल प्रॉफिट से आप अप्रोप्रिएट करोगे, एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑफ द सेम फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जितना आप जमा करोगे एग्जैक्टली उतना ही आप इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और क्विक सेलेबल सिक्योरिटी सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड विदाउट मच डिफिकल्टी। क्लियर है? कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दो मेथड्स हैं, ठीक है, पहला है क्यूमुलेटिव, तो इसमें क्या करते हैं अपन, क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड इज मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स प्लस द इंटरेस्ट अर्न ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है? तो यहां इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट किया जाता है, हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे वो भी आप वापस हर साल री इन्वेस्ट कर देते हो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। क्लियर है? तो ये होता है क्यूमुलेटिव मेथड। और नॉन क्यूमुलेटिव मेथड क्या है, पढ़ लेते हैं पहले, उसका क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने। इफ द सिंकिंग फंड इज नॉन क्यूमुलेटिव, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन्वेस्टेड, वो रिडम्पशन के लिए यूज नहीं होता है, वो नॉर्मल इंटरेस्ट है। अगर आप नॉर्मल कहीं और इन्वेस्ट करते, अगर ये रिडम्पशन का सिंकिंग फंड न होता, नॉर्मल कोई इन्वेस्टमेंट होता, तो उसका अगर ये इंटरेस्ट होता, तो जैसे आप नॉर्मली उस इंटरेस्ट को खर्च करते वैसा आप उसको खर्च करोगे, उसको रिडम्पशन के लिए यूज नहीं करोगे, तो वो होता है नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड। क्लियर है? इज नॉट इन्वेस्टेड एंड नॉट क्रेडिटेड टू सिंकिंग फंड, वो नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में जाता है। ठीक है? द इंटरेस्ट इनकम इज क्रेडिटेड टू पीएनएल, मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट मानेंगे उसको, नॉर्मल इंटरेस्ट जो आप कमाते हो कहां जाता है, पीएनएल में। क्लियर है? तो बस इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट को रिडम्पशन से अलग कर देते हैं, इंटरेस्ट को रिडम्पशन से अलग कर देते हैं, वो नॉर्मल इंटरेस्ट मान लेते हैं, पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, नॉर्मल तरीके से हम खर्च करते हैं जैसा हमको करना है, तो वो होता है नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड। क्लियर है? चलिए सर, तो ये हो गया कंसेप्ट। अब आते हैं प्रोसीजर पे कि ये पैसा जमा कैसे होगा, ये पैसा जमा कैसे होगा। क्लियर है? अब हर साल इसमें सेम एंट्रीज होती हैं, हर साल 2 ही एंट्री होती हैं, और फिर एडिशनल एंट्री सीधे लास्ट ईयर में होती है जिस साल में रिडम्पशन ड्यू होने वाला है। क्लियर है? तो हर साल मैं क्या करूंगा, अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से, अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा सिंकिंग फंड में या डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, फंड अकाउंट में। ठीक है? जो भी नाम दो, नाम फ्लेक्सिबल है। ठीक है? कंसेप्ट को समझो कि एक फंड अकाउंट होगा, और फंड को जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलूंगा या इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट, जो भी नाम दो, देखो नाम फ्लेक्सिबल है। एक फंड है जिसमें आप प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हो, अलग से उसमें प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, और एक है कि आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो। ठीक है? तो ऐसा है। तो हर साल क्या होगा, प्रॉफिट अप्रोप्रिएट होंगे, प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करोगे। आप बहुत जगह पे प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट आप जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हो, प्रॉफिट आप सीआरआर में भी ट्रांसफर कर चुके हो, याद आ रहा है? सीआरआर में भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या बायबैक के लिए भी आप ट्रांसफर करते ही आए, वो भी ट्रांसफर ऑफ फंड ही है, सेम ही है, लॉजिक सेम है। प्रॉफिट को घटाना है और एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट में नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट को घटाएंगे कैसे, डेबिट करके। ये भी काफी बच्चों को नहीं पता होता कि प्रॉफिट डेबिट क्यों करते हैं, ये ट्रांसफर एंट्री है, एक अकाउंट को घटा के दूसरे अकाउंट को बढ़ाना है, तो प्रॉफिट में क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट में क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है? प्रॉफिट आता कैसे है, प्रॉफिट आता कैसे है, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है। इनकम ज्यादा होती है तभी तो प्रॉफिट आएगा, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट का इफेक्ट ज्यादा था, तभी तो प्रॉफिट बचेगा ना। क्लियर है? इसीलिए प्रॉफिट में क्रेडिट बैलेंस होता है और लॉस में डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है? तो ये ध्यान दे रहे हैं, प्रॉफिट में क्रेडिट बैलेंस होता है और लॉस अगर आ रहा है तो उसमें डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है? तो मुझे प्रॉफिट को घटाना है तो मैं डेबिट करूंगा, सरप्लस अकाउंट डेबिट, शेड्यूल 3 के हिसाब से अब नाम क्या हो गया, पीएनएल का सरप्लस, ध्यान देना। ठीक है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो सरप्लस मतलब पीएनएल, तो माइनस करेंगे और एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है? तो सिंकिंग फंड में हमेशा क्रेडिट आएगा क्योंकि आप पैसा ट्रांसफर करते रहते हो, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते रहते हो, जमा करते रहते हो, तो प्रॉफिट जमा हो रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस ही होता है उसमें। क्लियर है? तो हर साल ये एंट्री फिक्स है, हर साल ये एंट्री फिक्स है। ठीक है? और फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, इन्वेस्टमेंट खरीदो, इन्वेस्टमेंट खरीदो, इन्वेस्टमेंट आएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट है, और बैंक पेमेंट करेगा, क्रेडिट द गिवर,
ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, दोनों सेम अमाउंट का होगा, जितना जमा करोगे उतना इन्वेस्ट करोगे। अब सर ये पता कैसे चलेगा कि कितना जमा करना है, पता कैसे चलेगा कि कितना जमा करना है? तो इसमें एन्युटी का कंसेप्ट यूज होता है, इसमें एन्युटी का कंसेप्ट यूज होता है। एन्युटी क्या होता है कि हर साल आप एक इक्वल अमाउंट जमा कर रहे हो, हर साल आप एक इक्वल अमाउंट जमा कर रहे हो और उस पर हर साल आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जमा मतलब कमाते जाते हो, और उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू आती है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, वो आप निकालते हो। ठीक है, तो यहां हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, हमको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पता होगी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है? रिडम्पशन का वैल्यू। हम पैसा क्यों जमा कर रहे हैं? रिडम्पशन के लिए। तो रिडम्पशन के लिए जितने भी पैसे की जरूरत है वो हमको पता है कि उतना चाहिए। क्लियर है? तो आपको एन्युटी टेबल से आपको एन्युटी फैक्टर मिल जाएगा, बरोबर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया रहता है, इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मेरे पास टेनोर है, और अगर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी भी है, तो मैं अमाउंट ऑफ एन्युटी निकाल सकता हूं। तो वो आपको रिवर्स वर्किंग करके एन्युटी का अमाउंट निकालना है, मतलब हर साल आपको कितना इन्वेस्ट करना है वो आपको पता चल जाएगा, और वही आपको फिर यहां पे यूज करना है। क्लियर है? क्वेश्चन में मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये कैसे आता है। चलिए सर, तो आप समझो हर साल 2 एंट्री ये पक्का पास होगी। हर साल आप पहले प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करोगे, सेट असाइड करोगे इन सिंकिंग फंड मेथड, और एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट आप एक्चुअली उसमें इन्वेस्टमेंट खरीदोगे। ठीक है, ये 2 एंट्री चलते रहेगी, हर साल ये 2 एंट्री आएगी। अब हर साल ये इन्वेस्टमेंट कब हो रहा है, हर साल ये एंट्री कब हो रही है? तो ये एंट्री होती है सर एंड ऑफ ईयर में, यानी 31 मार्च पे। ध्यान दो, हर साल 31 मार्च पे एंट्री पास होगी। तो पहले साल में आपको ध्यान देना है, अगर पहले साल में आप डायरेक्ट ईयर एंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले साल में अगर आप ईयर एंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पहले साल में आपको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इंटरेस्ट कब मिलता है? जब आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इन्वेस्ट करोगे, ईयर एंड तक उसको होल्ड करोगे, तब जाके पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। अरे आपने पहले साल में इन्वेस्ट ही 31 मार्च को किया है, तो उस साल में इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। तो काफी बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि सर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते? बेटा क्योंकि हम इन्वेस्ट ही ईयर एंड में कर रहे हैं, हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, या मिड ऑफ द ईयर में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हर साल जो प्रॉफिट अप्रोप्रिएट होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट ही कब होता है? ईयर एंड में। उससे पहले आप करोगे कैसे? आ रहा है कुछ समझ में? बेसिक क्लियर हो रहा है क्या? अरे भाई प्रॉफिट कैलकुलेट ही ईयर एंड में होता है ना, तो सेट असाइड जो एप्रोप्रिएशन होगा वो भी तो ईयर एंड पे ही होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी ईयर एंड पे ही होगा। आ रहा है ख्याल में लॉजिक? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड ईयर से कुछ एंट्रीज और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, हर साल 2 एंट्री पक्का है। अब हर साल सेकेंड ईयर से, ठीक है, इसलिए यहां मैं लिखते जाता हूं, फर्स्ट ईयर नो इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एज अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर इन्वेस्ट किया है, इसलिए पहले साल में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, चलिए, अब सेकेंड और सब्सीक्वेंट ईयर में क्या होगा? अब सेकेंड ईयर से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। जो आपने पिछले साल के लास्ट डे पे इन्वेस्ट किया, पिछले साल के लास्ट डे पे इन्वेस्ट करना या इस साल के फर्स्ट डे पे इन्वेस्ट करना ऑलमोस्ट सेम है। आ रहा है कुछ समझ में? पिछले साल के 31 मार्च पे इन्वेस्ट करना है, इस साल के 1 अप्रैल पे इन्वेस्ट करना, उसी मतलब बरोबर है। तो मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे आपने इन्वेस्ट किया है और पूरा इस साल के ईयर एंड तक वो आपका इन्वेस्टेड है। तो अब सेकेंड ईयर से आपका इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। अब इंटरेस्ट हमेशा आपको पहले अक्रू करना है, अक्रू होगा, फिर आपको वो फंड में ट्रांसफर करना है, अक्रू होगा, फिर आपको फंड में ट्रांसफर करना है, फिर उसको भी इन्वेस्ट करना है। क्लियर है? मतलब सेकेंड ईयर से जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा, ध्यान दो, फर्स्ट ईयर में क्या इन्वेस्ट होगा? नॉर्मल जो एन्युटी का अमाउंट होता है। सेकेंड ईयर और ऑनवर्ड्स से क्या होगा? क्यूमुलेटिव मेथड में क्या होगा? जो एनुअल अमाउंट आप सेट असाइड करते हो वो तो इन्वेस्ट होगा ही होगा, पर उसका जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो भी इन्वेस्ट होगा, वो भी इन्वेस्ट होगा। अमाउंट मतलब एडअप हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दो, तो यहां इंटरेस्ट के एंट्रीज एक्स्ट्रा आपको पास करने हैं। तो सबसे पहला है, देखो, इंटरेस्ट रिसीव करो, इंटरेस्ट रिसीव करो।
इंटरेस्ट रिसीव करो। ठीक है, अब इसमें आप अक्रूव करके भी रिसीव कर सकते हो, पर यहाँ इन्होंने डायरेक्ट रिसिप्ट की एंट्री दी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इफेक्ट उतना ही आता है। तो पैसा डायरेक्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट मेरा टेम्पररी आपको यहाँ अकाउंट बनाना है, क्योंकि आप ये क्यूमुलेटिव मेथड पढ़ रहे हो, ये वापस सिंकिंग फंड में जमा होके इन्वेस्ट ही होने वाला है। ठीक है, मतलब टेम्पररी अकाउंट है, उसको आप बंद कर दोगे। क्लियर है? तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हमारी कमाई है, लेकिन क्योंकि हम इसको रिडम्पशन के लिए यूज करने वाले हैं, इसको हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? ध्यान दो। तो पहले कमाई को रिसीव करो, स्टेप्स ध्यान दो। ठीक है, रिसीव द इंटरेस्ट, फिर है ट्रांसफर इट टू फंड। ठीक है, फंड में ट्रांसफर करो। अब ये भी देखो ट्रांसफर एंट्री है, ये कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी है, आपको इंटरेस्ट का अकाउंट बंद करना है। इंटरेस्ट को अब भी आपने क्रेडिट किया क्योंकि वो इनकम थी, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इनकम होती है, तो नॉमिनल अकाउंट समझ के आपने क्रेडिट किया, अब उसको आपको बंद करना है। क्रेडिट वाले को बंद करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, तो अकाउंट बंद हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हम कहां ट्रांसफर करेंगे, फंड में, तो ये फंड में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो सेकेंड ईयर से फंड में देखो क्या क्या जाएगा, फंड में हर साल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी जाएगा, और फिर जो इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो वो भी जाएगा। क्लियर है? और फिर नॉर्मल दो एंट्रीज जो थे, ये नॉर्मल एंट्रीज, ठीक है, नॉर्मल एंट्रीज। बस अब यहां पे क्या होगा कि जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, जो आपने फंड में ट्रांसफर किया, ये भी इन्वेस्ट होगा, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव मेथड है। आए ख्याल में? क्यूमुलेटिव मेथड है तो इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो दो एंट्री बढ़ गई, इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट फंड में ट्रांसफर होगा, और इंटरेस्ट इन्वेस्ट भी होगा, पर उसकी सेपरेट एंट्री नहीं है। नॉर्मल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसी में अमाउंट ऐड कर देना। आए ख्याल में? तो दो एंट्री रेगुलर, दो एंट्री एक्स्ट्रा, टोटल 4 एंट्री सेकेंड ईयर से पास होगी। तो फर्स्ट ईयर में 2 ही एंट्री पास होती है, सेकेंड ईयर से 4 एंट्री पास होती है, 4 एंट्रीज पास होगी, और फिर आएगा सीधे लास्ट ईयर। ठीक है, ऐसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से लेके लास्ट ईयर छोड़ने तक, और लास्ट ईयर अलग, ऐसे 3 कैटेगरीज में एंट्रीज को बांटा गया है। ठीक है, अब आता है सीधे लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर में भी क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट को आप फंड में भी डालोगे, लेकिन आप री इन्वेस्ट नहीं करोगे। लास्ट ईयर में री इन्वेस्ट करके क्या फायदा, लास्ट ईयर में नॉर्मल अमाउंट भी इन्वेस्ट करके क्या फायदा, क्योंकि ईयर एंड पे ही आप वो सब इन्वेस्टमेंट बेच दोगे। 31 मार्च को इन्वेस्ट करूंगा, 31 मार्च को बेच भी दूंगा, अरे तो इन्वेस्ट किया ही क्यों। तो लास्ट ईयर में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो लास्ट ईयर में आप प्रॉफिट सेट असाइड करोगे, प्रॉफिट सेट असाइड करोगे, इंटरेस्ट भी रिसीव करोगे, लेकिन सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करोगे। ये बस आपको ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये आपको याद रखना है, ये तो खैर कंसेप्ट ही है। वैसे ही 10th ईयर में आपको याद रखना है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं आती, क्योंकि 10th ईयर के एंड में रिडम्पशन ही करना है। हमको वैसे भी पुराने इन्वेस्टमेंट भी बेचने, पुराने इन्वेस्टमेंट भी बेच रहे हैं, तो नए खरीदेंगे क्यों। आ रहा है कुछ समझ में? तो 10th ईयर में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। तो ध्यान दो, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, क्या होगा, बाकी सब नॉर्मल होगा, इंटरेस्ट देखो रिसीव होगा। अब इन्होंने डायरेक्ट एंट्री दे दी है, इन्होंने 2 एंट्री को और डायरेक्ट कर दिया, ये दो एंट्री को इन्होंने क्लब कर दिया है। कैसे, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट डेबिट हुआ, अकाउंट तो बंद हो गया ना। नेट इफेक्ट क्या है यहां पे, बैंक डेबिट टू सिंकिंग फंड। क्लियर है? तो ये उन्होंने यहां पे अब डायरेक्ट एंट्री पास किया, आप 2 एंट्री भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट इफेक्ट यही आता है कि बैंक में पैसा आ चुका है और उसका क्रेडिट फंड में डाल दिया गया है। फिर सेम नॉर्मल एनुअल अप्रोप्रिएशन तो मैं करूंगा ही, फंड में तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा ही। अब बस देखो इन्वेस्टमेंट की एंट्री यहां पे नहीं होगी, नो एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, ना नॉर्मल जो आपने सेट असाइड किया नॉर्मल अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड आपको मिला उसका भी इन्वेस्टमेंट का एंट्री नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसा है। अब सीधे क्या होगा, लास्ट ईयर में आप एग्जिस्टिंग सारे के सारे जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं
वो सब आप बेच दोगे, ठीक है। आप क्या देखो पैसा अरेंज कैसे होगा उस पर ध्यान देना है। एक तो आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे, वो वहां से पैसा आएगा। फिर आपने लास्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला होगा, जो आपने री इन्वेस्ट किया ही नहीं वो भी आपके पास बैंक में ही पड़ा होगा। और फिर जो आप लास्ट ईयर में इन्वेस्ट कर सकते थे, एनुअल अप्रोप्रिएशन, जो 10th ईयर का एनुअल अप्रोप्रिएशन किया लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया, वो भी पैसा आपके पास रेडिली अवेलेबल होगा। तो ये तीनों मिला के आपके पास उतना पैसा बचेगा जितना आपको रिडम्पशन के लिए चाहिए। आई ख्याल में? तो ऐसा है। तो अब एक एक करके एंट्री होगी। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट बेच दो। इंटरेस्ट तो देखो ऊपर रिसीव हो गया, ये जो मैं आपको कह रहा था, रिडम्पशन के लिए पैसा चाहिए ना, तो ये इंटरेस्ट का पैसा आपके पास आ गया। फिर ये जो एनुअल अप्रोप्रिएशन किया, प्रॉफिट सेट असाइड किया, अरे इसका पैसा भी तो होगा ना आपके पास, तो इसका भी जो फंड है वो आपके पास होगा लास्ट ईयर का। तो 1, 2 ये 2 पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं जो आपने इन्वेस्ट किए ही नहीं। और फिर थर्ड आएगा इन्वेस्टमेंट बेच के। ऐसे 3 अलग अलग जरियों से आपके पास अमाउंट होंगे जो रिडम्पशन के लिए आप यूज करोगे। क्लियर है? तो अब लास्ट आता है सेल, कि हम अब इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। क्लियर है? अब प्रॉफिट में भी बेच सकते हैं, लॉस में भी बेच सकते हैं। मैं आपको कैश फ्लो में ऑलरेडी इसकी एंट्री बता चुका हूं, कैश फ्लो में ऑलरेडी इसकी एंट्री बता चुका हूं। ठीक है, बोलो प्रॉफिट में होगा तो क्या होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 9 लाख के इन्वेस्टमेंट है, सपोज 9 लाख के कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट है, आपने 9,50,000 में बेचे, तो भाई पैसा तो 9,50,000 आएगा, सेल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट क्रेडिट होता है, इन्वेस्टमेंट तो 9 लाख के ही थे, तो 9 लाख से आपने क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट है। और 50,000 रुपीज ये जो एक्सेस आपको रिसीव हुआ है वो क्या है? प्रॉफिट है, और वो ट्रांसफर होगा सिंकिंग फंड में ही। हर चीज यहां पे सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफर होने वाली है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव मेथड है। क्लियर है? तो सिंकिंग फंड में आप प्रॉफिट जमा कर लो। लॉस हुआ तो वो लॉस भी सिंकिंग फंड से ही आएगा। ठीक है, अगर 9 लाख के इन्वेस्टमेंट है, आपने 8.5 लाख में बेचे, तो 8,50,000 आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट तो 9 लाख से ही क्रेडिट होंगी जितने के कॉस्ट की हैं, और 50,000 आपका लॉस है, वो आप डेबिट करोगे, सिंकिंग फंड में से माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, नॉर्मल अकाउंटिंग है, आपको बता ही चुका हूं। अब देखो मैं बोल रहा हूं, अब जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट बेचे तो आपको ये हिसाब किताब पता होना चाहिए कि आपके पास पैसा जमा हो गया है। कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट से आया, कुछ पैसा इंटरेस्ट के थ्रू आपको लास्ट ईयर में मिला था, फिर कुछ आपने जो प्रॉफिट अप्रोप्रिएट किए, तो वो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट आपकी है, एनुअल जितना प्रॉफिट आप सेट असाइड करते हो उतना पैसा कैश में भी आप ही के पास होगा। तो ये तीनों मिला के अब आपको रिडम्पशन करना है। क्लियर है? अब यहां से देखो रिडम्पशन चालू हो रहा है। अब रिडम्पशन तो नॉर्मली होगा, लमसम होगा, या बाय जो भी आप जैसा भी करने वाले हो। तो सिंकिंग फंड रिडम्पशन की मेथड नहीं है, वो सिर्फ पैसा जमा करने की मेथड है। क्लियर है? तो रिडम्पशन तो नॉर्मल होगा मॉनेटरी सेंस में। ठीक है, मॉनेटरी सेंस में होगा नॉर्मल, या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा। क्लियर है? नॉर्मल एंट्री होगी, पहले आप पैसे पे कर दो, वो डिबेंचर्स वापस कर देंगे। ठीक है, तो वही एंट्री है। देखो रिडम्पशन या तो पार या तो प्रीमियम, पहले आप पैसे पे करो, या इन्होंने वही डायरेक्ट एंट्री दी है, इन्होंने और शॉर्टकट लिया है, डायरेक्ट एंट्री पास कर दी है, डायरेक्ट डिबेंचर्स वापस आएंगे और आप पैसे दे दोगे। ड्यू रिडम्पशन ड्यू किया ही नहीं है, डायरेक्ट एंट्री पास कर दी है, तो डिबेंचर आएंगे, पैसे जाएंगे। एट पार तो सेम अमाउंट ही होता है। और प्रीमियम में क्या होगा? डिबेंचर फेस वैल्यू पे आएंगे, पेमेंट लेकिन थोड़ा ज्यादा करना है, आउटफ्लो थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो एक्सेस आउटफ्लो क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम डेबिट होगा, और ये प्रीमियम भी आप एक्चुअली फंड में से ही ट्रांसफर करोगे। ठीक है, वो एंट्री इन्होंने दी नहीं है बट वो भी आती है, वो भी फंड से ही आप यूज करते हो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखनी पड़ेगी, ये आप भूल सकते हो। ठीक है, तो जितना भी फंड में बैलेंस होता है, यानी फेस वैल्यू जितना भी फेस वैल्यू का आपने रिडम्पशन किया है एट द एंड ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन होने के बाद फेस वैल्यू जितना पैसा, फेस वैल्यू जितना फंड आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और यही एंट्री से सिंकिंग फंड क्लोज होता है, यही एंट्री से सिंकिंग फंड क्लोज होता है। ठीक है, तो सिंकिंग फंड कैसे क्लोज होगा? बाय ट्रांसफरिंग इट टू जनरल रिजर्व। लेकिन इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए? फेस वैल्यू जितना, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। तो अगर 10 लाख का फेस वैल्यू का रिडम्पशन है तो मुझे 10 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब हो सकता है आपका जो एक्चुअल बैलेंस आ रहा हो सिंकिंग फंड में वो 10 लाख से थोड़ा सा ज्यादा हो या थोड़ा सा कम हो सकता है। ज्यादा है तो वो आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, 10th ईयर के पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। और अगर कम है तो पहले पीएनएल से उतना पैसा लाओ, पीएनएल से उतना 10th ईयर में पैसा लाओ,
नॉर्मल प्रॉफिट से सिंकिंग फंड में जमा करो और सिंकिंग फंड का बैलेंस 10 लाख लाओ, यानी जितना भी फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन है, और फिर आप वो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन जितना पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो और ये अकाउंट बंद हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ये हिडन एंट्री है। ये जो लास्ट ईयर में जो आपको प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना है वो हिडन एंट्री मान के आपको करना है। ठीक है, कि जो सिंकिंग फंड का एक्चुअल बैलेंस है और जो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन है इसमें हल्का डिफरेंस आएगा, क्योंकि आप देखो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट बेचने पे प्रॉफिट लॉस भी तो हो रहा है, वो भी आप सिंकिंग फंड से ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं सिंकिंग फंड में और भी बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है एग्जैक्ट सेम बैलेंस ना आए, तो आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से प्लस माइनस करके आप उसका बैलेंस उतना लाओ। ठीक है, तो ये है आपका सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, ये है आपका सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 2 ही एंट्री होंगी। पहला प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, सेम अमाउंट से होगा। फर्स्ट ईयर में इतना ही होगा, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर से, सेकेंड ईयर टिल मेच्योरिटी एक्सेप्ट लास्ट ईयर, एक्सेप्ट लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर छोड़ के, तो इसमें क्या होगा, 4 एंट्री होगी। पहला ये 2 एंट्री सेम होंगे। ठीक है, प्रॉफिट सेट असाइड होगा और इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अब कितना होगा, नॉर्मल जो अमाउंट आप सेट असाइड करते हो प्लस जो इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट की एंट्री इसीलिए पहले होगी। तो पहले आप इंटरेस्ट रिसीव कर लो, इंटरेस्ट रिसीव, फिर है ट्रांसफर इंटरेस्ट टू फंड। क्लियर है? तो ऐसे 4 एंट्री हर साल पास होंगे, और फिर लास्ट ईयर में क्या होगा सर, रिसीव इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट तो रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, ट्रांसफर टू फंड भी होगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन भी होगा, जो फर्स्ट ईयर में होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट आप फंड में ट्रांसफर करोगे। सिर्फ यहां पे मेन एंट्री नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं होगी, लास्ट ईयर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ठीक है, फिर आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे पूरे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और फिर आप रिडम्पशन कर दोगे, और फिर आप सिंकिंग फंड को क्लोज करोगे बाय ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्लियर है? बस इतना समरी आपको याद रखना है, इतना समरी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो सिंपल है, सिंपल है। चलिए सर, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो आपको सब ख्याल में आ जाएगा कि ये होता कैसे, ये सब अमाउंट्स कैसे निकलते हैं, सब क्या क्या होता है, सब आपको ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इसमें यूज होगा। अगर आप न्यू सिलेबस में हो, एफएम तो आप पढ़ ही रहे हो, एफएम में ये सब आप करते ही होंगे। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश लिमिटेड इशू 10 लाख रुपीज। ठीक है, ये है पूरा फेस वैल्यू, पूरे डिबेंचर्स, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर्स ऑफ ऑन January 1st 2017, these were to be redeemed on 31st December 2019। क्लियर है? 2017 में जनवरी में इशू किए और दिसंबर 2019 में आपको रिडीम करने हैं, तो 3 साल का टेनोर है, 2017, 2018, 2019, 3 साल का टेनोर है। फॉर दिस पर्पज कंपनी एस्टैब्लिशेस सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट वेर एक्सपेक्टेड टू अर्न 5% इंटरेस्ट पर एनम। सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट। ठीक है, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपकी, यहां से आपकी दिक्कतें स्टार्ट होती है कि ये काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सिंकिंग फंड टेबल बता रहा है कि अगर आप हर साल 3 साल तक जितना भी टेनोर है, तो अगर आप तीनों साल में हर साल 0.317208 यानी 31 पैसे, 0.31728 अगर इतने पैसे आप इन्वेस्ट करो हर साल, तो ब्याज मिला के तीसरे साल के एंड में आपको 1 रुपया मिल जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में? मतलब आप 3 साल मिला के पैसे दे कितना रहे हो, तो इसको इंटू 3 करो, 0.31707208 इंटू 3, मतलब आप पैसा दे रहे हो 0.951624। 3 साल का आप एक्चुअल पैसा कितना दे रहे हो, 0.951624, और ये इंटरेस्ट मिला के आपको 1 रुपया पूरा मिलेगा। क्लियर है? तो ये होता है कंपाउंडिंग, एन्युटी का कंसेप्ट, कि ये हर साल आप 0.31 तीनों सालों में 3 बार इन्वेस्ट करोगे और उस पर ब्याज मिला के आपको 1 रुपया टोटल मिलेगा। क्लियर है? और वो जो रेट है इंटरेस्ट का वो पड़ेगा आपको 5%। ठीक है, तो 0.317208 इन्वेस्टेड एनुअली
एट 5% अमाउंट टू ₹1 इन 3 years। ठीक है, ये एन्युटी का कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा था, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये यही बता रहा था, यही एग्जैक्टली बता रहा था कि ये 0.317208 हर साल आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो ब्याज मिला मिला के आपको ₹1 मिल रहा है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा आपको 5%। 5% से आप कमा रहे हो ऐसा माना जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा आपको दिया रहेगा, ये रिलेशनशिप आपको दिया रहेगा कि कितना इन्वेस्ट करें तो कितना मिलता है। अब कितना आपको चाहिए? 10 लाख रुपए। यहां पे मुझे कितना चाहिए? 10 लाख रुपए। मेरा रिडम्पशन 10 लाख का है, तो अब मुझे ये ₹1 जो है वो पता है, मुझे 5% भी पता है, मुझे 3 years भी पता है, तो मैं रिवर्स वर्किंग से या रेशो प्रोपोर्शन से ये निकाल लूंगा कि मुझे हर साल कितना इन्वेस्ट करना है। बताओ बताओ, रेशो प्रोपोर्शन निकालो, बोलो। 0.317208 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं हर साल 3 साल के लिए तो मुझे ₹1 मिलता है। तो अब मैं कितना हर साल इन्वेस्ट करूं कि मुझे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल में ब्याज मिला मिला के 10 लाख रुपए मिले। बोलो, रेशो प्रोपोर्शन, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, तो क्या होगा? बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट मत करो, सॉरी। तो क्या होगा? 10 लाख क्या है? फ्यूचर वैल्यू जो मुझे चाहिए, तो ऊपर में फ्यूचर वैल्यू क्या है? 1। तो सेम बेस से डिवाइड करो, जो मैंने आपको प्रो राटा अलॉटमेंट में भी बताया था कि ये फ्यूचर वैल्यू है, तो फ्यूचर वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड करो, इनटू आपको एन्युटी निकालना है तो एन्युटी से मल्टीप्लाई करो। आए ख्याल में? तो कितना आएगा निकालो। 10 lakhs इंटू 0.317208, तो ये आएगा 3,17,208। आए ख्याल में? तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि अगर मैं हर साल 3,17,208 रुपए हर साल इन्वेस्ट करूं और उस पर हर साल अगर ब्याज मिलते जा रहा है कंपाउंडिंग के हिसाब से, तो मुझे 3 साल के एंड में पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे। क्लियर है? तो मुझे हर साल सिर्फ क्या करना है? 3,17,208 जमा करना है, इन्वेस्ट करना है। उस पर जब भी ब्याज मिलेगा, जब भी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट करना है, मुझे इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट करना है। तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो आप खाली नहीं रख रहे हो, उसको रिसीव करने के बाद उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो अंडर क्यूमुलेटिव मेथड। क्यूमुलेटिव मेथड पढ़ रहे हैं हम, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसको आप कहते हो। तो ये बस आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। ये लिखो, आप ये लिखो, लिखो लिखो लिखो। और ये समझ में आया क्या? कमेंट करके बताओ। ये समझ में आया क्या? कमेंट करके बताओ। अब क्या, देखो पूरा मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक बात समझनी है कि अकाउंट्स का आपका मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये मैथ्स का प्रॉब्लम है। मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, मैथ्स का टीचर नहीं हूं। तो कुछ लोगों का मैथ्स का डर बैठा हुआ है, उनको ये 0.31728 मतलब ये नहीं जमता। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्लियरली बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप डेसिमल पॉइंट से डरते हो, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट, रेशियो प्रोपोर्शन आपको नहीं आता, तो इसमें अकाउंट्स की गलती नहीं है। अकाउंट्स और लॉजिक बहुत ही सिंपल है, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक आप बैठ के अपना मैथ्स फिक्स नहीं करते, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, नंबर्स से कंफर्टेबल नहीं होते, तब तक आपको कोई टीचर हेल्प नहीं करता। ये जो बच्चे हैं इनको लगता है टीचर हेल्प करेगा। अरे टीचर कुछ नहीं कर सकता, आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग अलग इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के कैलकुलेशंस खुद बैठ के कैलकुलेटर पे करने पड़ेंगे। और जब आपके आंसर्स टैली होंगे, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा, क्योंकि हम तो कंसेप्ट बताएंगे और कंसेप्ट इतना ही है। आप 10 बार पूछोगे मैं वही बताऊंगा, इसमें और कुछ नया नहीं है बताने लायक। आपको वो स्टेप्स परफॉर्म करने में, उसके नंबर्स में प्रॉब्लम हो रही है, वो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। तो आपको अपने आप बैठ के फिक्स करना पड़ेगा। 10th स्टैंडर्ड के में भी बुक्स लेके बैठना पड़ेगा। रेशियो प्रोपोर्शन कैसे सब यूज होता है, आपको हो सकता है 1-2 दिन उस पर भी देने पड़े, और उसमें अगर देने पड़ रहे हैं शर्माना मत। मैं बता रहा हूं, जिंदगी में कभी भी अगर अपने आप को सुधारना है, शर्माना मत। ये मैंने बैठ के किया हुआ है। जब मैंने टीचिंग में आया था, मुझे भी 10th स्टैंडर्ड की किताब, 9th स्टैंडर्ड की किताब लेके बैठना पड़ा था। सीरियसली बता रहा हूं, बेस बनाने के लिए जो भी करना पड़े कर लो, शर्माओ मत, शर्माओ मत। जो यहां शर्माया सर वो गया।
वो गया, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा वो। इसलिए बता रहा हूं, अगर कहीं भी मैं जब भी किसी इंसान को कहता हूं सर आप बेसिक फिक्स करो, उनको थोड़ी शर्म आती है कि सर मैं भी कहाँ 10th की बुक्स लेके बैठूंगा, सर मैं कहाँ ये सब इक्वेशन कैसे शफल होता है, बॉड मास रूल क्या होता है, ये सब मैं ये उम्र में कैसे करूंगा। सर सीखने की कोई उम्र नहीं रहती, ये सीखने की उम्र कुछ भी नहीं रहती सर। मैं तो सीए क्वालिफाई होके भी मैं बुक्स खोल के देख लेता हूँ, 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, कोई भी अगर लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर मुझे याद नहीं आ रही और मुझे पता है कि ये 7th 8th स्टैंडर्ड में थी या ये 10th स्टैंडर्ड में थी, मैं सर वो बुक खोलूंगा। मैं अपना डिग्री विग्री यहाँ पे ईगो में नहीं लाऊंगा। समझने के लिए जो भी करना पड़े कर लेना, शर्माना बिल्कुल मत, क्लियरली बता रहा हूं मैं। तो अगर कोई बच्चे को एफएसएम नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसमें काफी मैथ्स है, तो भैया आपको 10th स्टैंडर्ड की किताबें लेके 1-2 दिन बैठना पड़ेगा। अगर आपका अगस्त अटेम्प्ट है, 1-2 दिन आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन 1-2 दिन वेट कर लेगी। पर अगर आपका टायर ही पंक्चर है, आप लंबा सफर तय नहीं कर पाओगे। कोटेशन आपको सब पता है, मैं वो फ्लैट टायर और वो सब के एग्जाम्पल नहीं दूंगा। तो पंचर टायर से आप ज्यादा देर तक नहीं चल पाओगे। पंचर फिक्स करो, 10th स्टैंडर्ड में जाके ही वो पंचर फिक्स होगा, उसको करो और उसके बाद ही सर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को परस्यू करो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को परस्यू करो, जो भी आप कर रहे होंगे। आ रहा है ख्याल में? तो बिल्कुल शर्माना नहीं, कंसेप्ट क्लियर करने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं है सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? तो हमने देखो ये निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया। अब यहां इंस्टीट्यूट ने देखो जो वर्किंग दी है, काफी बच्चों को इसलिए समझ में नहीं आती कि ये सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किया है। अरे भाई उसमें डिवाइडेड बाय 1 है। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी चीज को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही आंसर आता है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने वहां लिखा नहीं है। पर ये आपको समझना है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन से निकाला है। डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.317208 आए ख्याल में? तो ये ऐसा है, ये ऐसा उसका आंसर आता है। क्लियर है? तो अब आपको पता चल गया कि हर साल कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो बोलो पहले 2 साल क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा? सीधे 31 मार्च पे एंट्री पास होगी, पीएनएल डेबिट टू सिंकिंग फंड। अमाउंट आपको पता चल गया 3,17,208 रुपए, और फिर इतना ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बाय किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 317,208। ठीक है, तो पहला साल तो इजी है। इन्होंने डिबेंचर की भी एंट्री दी है पर इसकी जरूरत नहीं है, हम रिडम्पशन पढ़ रहे हैं, इशू नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो सीधे 31 दिसंबर से चालू होगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर पे पहले क्या होगा? सरप्लस ट्रांसफर होगा फंड में, सरप्लस फंड में ट्रांसफर होगा और फिर उसके आप इन्वेस्टमेंट बाय करोगे। ये 2 एंट्रीज मैंने आपको बताया था होगा, और इन दोनों का अमाउंट उतना ही होगा 3,17,208 रुपए। क्लियर है? तो ये 2 सिंपल है, यहां पे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकेंड ईयर से क्या होगा? अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब सबसे पहले आपको कैलकुलेटर पे मेरे साथ इंटरेस्ट निकालना है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलता है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कंपाउंडिंग होगी, ब्याज जो है वो भी इन्वेस्ट हो रहा है, ब्याज पे भी आगे चल के ब्याज मिलेगा। तो आपको आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट का, बस आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का निकालना है। अगर आप ये निकाल गए तो आपको कोई इसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है, उसका बैलेंस कितना है, आपको ध्यान रखना है। अभी मैं 31 मार्च पे हूं, 31 दिसंबर 2017 पे था, मैंने इन्वेस्ट किए 3,17,208। अब मैं कहां पे आ गया? अब मैं 31 दिसंबर 2018 पे आ गया, यानी मैं सेकेंड ईयर में हूं। फर्स्ट ईयर में तो ईयर एंड पे इन्वेस्ट किया था, कुछ फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला ही नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया ही ईयर एंड पे। अब मैं सेकेंड ईयर के एंड पे आ गया, तो मेरे इन्वेस्टमेंट को सर 1 साल कंप्लीट हो गया, अब 1 साल का ब्याज मिलेगा। मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 317,208। निकालो कितना ब्याज मिलेगा? 317,208। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 5%। एक ही साल का है और पूरे साल का ही निकालना है, बस इंटू 5% कर दो, इंटू 5%, तो आपका आएगा 15,860। 15,860 15,860 आया क्या? बस मल्टीप्लाई करना है सर, कुछ भी टफ नहीं है। अब ये भी री इन्वेस्ट होगा, ये भी इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर के एंड में फिर आप इन्वेस्ट करोगे 3,17,800, तो 3,17,208 ये भी इन्वेस्ट होगा और इंटरेस्ट भी इन्वेस्ट होगा, दोनों अमाउंट इन्वेस्ट होंगे। तो आपका सेकेंड ईयर के एंड में कितना इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होगा? तीनों को ऐड कर दो, 317,208 प्लस 15,860 प्लस 317,208, इतना आपका बैलेंस होगा 650,276।
अब प्रॉब्लम ये है, इसमें इन्होंने एक लाइन लिखी है, उसकी वजह से हल्का सा अमाउंट बदलेगा। यहाँ लिखा हुआ है ऑन 31 दिसंबर 2017 इन्वेस्टमेंट वी आर सोल्ड, वो तो मैंने बताया था, लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट सोल्ड होगा। 656 में इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टमेंट वी आर मेड इन द मल्टीपल ऑफ 100। बस इन्होंने ये लिख दिया है कि इन्वेस्टमेंट जब भी होगा 100 के मल्टीपल में होगा। क्लियर है? तो यहां अपना 208 रुपए आ रहा है ना, ये जो अमाउंट आएगा, जैसे ये भी है, ये भी मल्टीपल ऑफ 100 नहीं है, ये भी मल्टीपल ऑफ 100 नहीं है ना, तो इसको इन्होंने 200 कर दिया। अच्छा, इन्होंने यहां 208 ही लिया है, वाह। अच्छा, यहां फिर उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, तो पता नहीं यहां क्यों भूल गए, यहां भी तो राउंड ऑफ होना चाहिए ना, 200 रुपए एग्जैक्ट आना चाहिए। अब मैं ऑड अमाउंट ही ले रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्ट होते 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 जब एग्जैक्टली 10 लाख रुपए आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये भी मैं करके बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहता। ये कैसे अमाउंट जमा होते होते एग्जैक्टली 10 लाख आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ये राउंड राउंड वाला छोड़ रहा हूं, मैं एग्जैक्ट अमाउंट ले रहा हूं, ताकि आपका अमाउंट एग्जैक्टली 10 लाख आ जाए। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट ले रहा हूं, वो एक लाइन 100 मल्टीपल वाली मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, तो मैं इतना मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेकेंड ईयर में मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, 317,208 प्लस 15,860। तो यहां मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूं, 333,068 इतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्लियर है? और सेकेंड ईयर के एंड में मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाएगा 650,276। मतलब थर्ड ईयर का जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, तो ये बैलेंस पे निकलेगा। क्लियर है? चलिए, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो सेकेंड ईयर में आपका ये इंटरेस्ट आ गया। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, बोलो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 650,276, तो 31 दिसंबर 2019 आ जाएगा, रिडम्पशन का डेट। ब्याज तो मिलेगा ही। ठीक है, तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, 650,276 इंटू 5%, तो ये आएगा 325,14 32,514। क्लियर है? और अब एनुअल अप्रोप्रिएशन भी होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट का बैलेंस इतना ही दिखेगा। आए ख्याल में? ये जो लिखा हुआ है ना कि इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं 6,56,000 में, तो ये वाला है 650,276 को आप 656 में बेच रहे हो, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट मिला ये हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट इन्वेस्ट नहीं होता, लास्ट ईयर का जो एप्रोप्रिएशन है वो भी इन्वेस्ट नहीं होगा सर। तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना रहेगा बुक्स में, 650,276 ही रहेगा। इसी को हम 6,56,000 में बेच रहे हैं और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो आ जाएगा। आए ख्याल में? तो ये दोनों अमाउंट लास्ट ईयर में इन्वेस्ट नहीं होंगे। क्लियर है? पर ये पूरा 10 लाख कैसे आएगा ये आपको समझना है। तो मैं 10 लाख का पूरा बता रहा हूं कि फंड कैसे जमा होगा। बोलो। अब मैं प्रॉफिट लॉस नहीं गिन रहा हूं, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं कि मेरे पास 650,276 के इन्वेस्टमेंट है। अगर ये इतने में बिक गए, प्रॉफिट लॉस अगर मैं इग्नोर करूं तो मेरे पास इतने पैसे आ जाने चाहिए, प्लस लास्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट आएगा 32,514, प्लस थर्ड ईयर का जो मेरा सेट असाइड है वो भी तो मेरे पास उतना पैसा होगा ना, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, पर पैसे तो होंगे। लास्ट ईयर नहीं होता तो इन्वेस्ट करता, उतना पैसा तो मेरे पास होगा। तो ये तीनों मिला के देखो आपके पास 10 लाख रुपए हो चुके होंगे। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट बेच के मिलेंगे, ये तो ब्याज के थ्रू आपको एक्चुअली मिल गए, और इतना पैसा आपके पास ऑलरेडी कैश फॉर्म में होगा जो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी था, पर आप इन्वेस्ट करोगे नहीं क्योंकि लास्ट ईयर में रिडम्पशन हो रहा है। क्लियर है? तो ये तीनों को ऐड करो। कितना आ रहा है, 9,99,998, राउंड ऑफ का फर्क है। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली आपका 10 लाख है, एग्जैक्टली अप्रॉक्स। तो ये मैं कह रहा था, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा 10 लाख हो रहा है, ये कैसे 0.3128 पूरा 1 रुपी हो रहा है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब नंबर्स टैली होते हैं ना तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, और जब नंबर्स टैली नहीं होते अपन से तो हम गुस्सा हो जाते हैं, बरोबर, कॉन्फिडेंस लूज खो जाते हैं। तो वैसा है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। चलिए, तो सेकेंड ईयर में बोलो क्या होगा, इंटरेस्ट
रिसीव होगा, डायरेक्ट फंड में ट्रांसफर होगा। ये उन्होंने कंबाइन एंट्री दी है। ये एक्चुअली काई की एंट्री है, इंटरेस्ट की एंट्री है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और फंड में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने आपको बता दिया 15,860। फिर हमने नॉर्मल सेट असाइड किया, सरप्लस टू फंड, नॉर्मल एनुअल अप्रोप्रिएशन 3,17,208 का, ये तो नॉर्मल एंट्री है। ठीक है, और अब हम देखो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अब कितना इन्वेस्ट करेंगे, बोलो कितना इन्वेस्ट करेंगे? 3,17,208 प्लस 15,860। इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट होगा, नॉर्मल अप्रोप्रिएशन, एनुअल अप्रोप्रिएशन प्लस इंटरेस्ट दोनों इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट की एंट्री सेम ही रहती है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। क्लियर है? तो सेकेंड ईयर में देखो ये एंट्री हो गई, सेकेंड ईयर में एंट्री हो गई। अब बताओ फाइनल ईयर, लास्ट ईयर में क्या होगा सर? ब्याज रिसीव कर लो, ब्याज को फंड में भी ट्रांसफर कर दो। ठीक है, बैंक टू सिंकिंग फंड। और थर्ड ईयर का अमाउंट भी मैंने आपको निकाल के दे दिया, 32,515। ये जो था 32,515 कौन से आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकला इस पे, ये कैसे आया वो भी मैंने पूरा बता दिया। क्लियर है? तो ये आ गया। तो पहले आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट को फंड में ट्रांसफर कर दिया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी एनुअल अप्रोप्रिएट किया, सरप्लस टू फंड। बस ये दोनों मिला के आपने इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर में ये दोनों मिला के आप बस इन्वेस्ट नहीं करते हो, पर आपके पास ये पैसा आपके जेब में रहता है। ब्याज का तो पैसा एक्चुअली मिला था, और फंड जो आप सेट असाइड कर रहे हैं वो भी आपने नॉर्मल प्रॉफिट से उतना पैसा भी कमाया होगा। तो ये आपके पास आपके जेब में ही पैसे पड़े हैं। अब जो बचा हुआ पैसा है वो आप इन्वेस्टमेंट बेच के लाओगे। अब मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टमेंट का बुक्स में बैलेंस कितना होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया और प्लस जितना इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट किया है। तो 6,50,276 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इन्होंने राउंड किया था अमाउंट, इनका हल्का सा अमाउंट अलग होगा, पर हम अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो 650,276 का है, और हमने कितने में सेल किया है? 6,56,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलो निकालो, 656 माइनस 650,276। तो ज्यादा में बेच रहे हैं, बुक वैल्यू से ज्यादा में बेच रहे हैं, प्रॉफिट होगा। बोलो 5,724। ये भी कहां ट्रांसफर होगा? सिंकिंग फंड में। क्लियर है? तो वो उसकी एंट्री है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 6,56,000 आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जितना भी बुक्स में वैल्यू होगा, इनके हिसाब से बुक्स में वैल्यू कितना है? 650,300। हमारा कितना था? 650,276। राउंड ऑफ का ही फर्क है। और इनका जो प्रॉफिट है देखो, हमारा 5,724 आया। हमारे अमाउंट साइड में लिख देते हैं, इनको इनकी दुनिया में छोड़ देते हैं, हम अपनी दुनिया में चलते हैं। ठीक है, 650,276 और हमारा प्रॉफिट आएगा 5,724। ये भी हम कहां ट्रांसफर करेंगे? सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड में ही जाएगा। क्लियर है? ध्यान देना है। अब फिर हम डिबेंचर रिडीम कर देंगे। पैसा हमारे पास आ गया ना। देखो पैसा कैसे आ गया, बोलो पैसा कैसे आया? पैसा कैसे आया? पैसा पैसा पैसा, ये देखो 656 यहां से आया, 32,515 आपको ब्याज मिला था, और ये 317 आप ही के पास होगा एनुअल अप्रोप्रिएशन वाला। इन तीनों को जोड़ो, ये 10 लाख के ऊपर ही अमाउंट होगा जिससे आप रिडम्पशन कर रहे हो। बोलो 32,515 प्लस 317,218,208 और 656, देखो 10 लाख के ऊपर आएगा। तो यही 10 लाख से आप यहां रिडम्पशन कर रहे हो, यही 10 लाख से आप ये पे कर रहे हो, यही 10 लाख से आप पे कर रहे हो। यही सिंकिंग फंड का इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? तो ये तो नॉर्मल है, डिबेंचर हम रिडीम कर रहे हैं। इन्होंने भी 2 एंट्री की, एक ही एंट्री पास की है। डिबेंचर वापस आ जाएंगे और बैंक से हम पेमेंट करेंगे। फेस वैल्यू पे ही है, पार वैल्यू पे ही है। तो 10 लाख का हमारा रिडम्पशन हो गया। अब सिंकिंग फंड में आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। सिंकिंग फंड में आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। सिंकिंग फंड में बैलेंस निकालना पड़ेगा। ध्यान दो, ध्यान दो। बोलो सिंकिंग फंड बनाओ। सिंकिंग फंड बोलो। 3 साल आप क्या करोगे? 3,7,208 फर्स्ट ईयर में आपने ट्रांसफर किया, फिर आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिला, वो भी आपने यहीं ट्रांसफर किया। बोलो 15,680 कि 860 क्या था? हाँ 860। ठीक है, फिर से 317,208 आपने इन्वेस्ट किया, फिर ब्याज मिला 32,514 और फिर तीसरे साल का 3,7,208 और फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट आया था 5,724 वो भी हमने ट्रांसफर किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, हर एंट्री कहाँ कहाँ जाती है, उसका किसका किसका इफेक्ट सिंकिंग फंड में आता है आपको पता होना चाहिए। तो इतना आपने सिंकिंग फंड में डाला,
इसका बैलेंस निकालो, 317208 प्लस 15860 प्लस 317208 प्लस 32514 प्लस 317208 प्लस 5724। क्लियर है? तो 10,05,722 ऐसा मेरा बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्योंकि ये देखो 10 लाख के ऊपर है, 10 लाख के ऊपर है, तो 10 लाख आप यहां से ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में, और जो बचा हुआ है वो आप ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में। वो सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा 5722 और ये अकाउंट बंद हो जाएगा। अब इंस्टीट्यूट की देखो कहीं ना कहीं गलती है, उन्होंने 5722 का वो दिया ही नहीं है, इसीलिए बच्चों का कंफ्यूजन बढ़ जाता है। काफी चीजें इंस्टीट्यूट हल्की हल्की चीजें मिस आउट कर देता है और वही प्रॉब्लम है कंफ्यूजन का। तो यहां सिंकिंग फंड का अगर आप अकाउंट बनाओगे, इन्हीं के हिसाब से इन्हीं का अगर आप अकाउंट बनाओगे तो आपका अकाउंट बंद ही नहीं होगा। फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि यार इंस्टीट्यूट ने अमाउंट कैसे दिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी बैलेंस होगा वो फिर आप पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। क्लियर है? तो ऐसा है। अब अगर सर यहां पे ये जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है अगर ये 10 लाख से कम होता तो फिर आपको इसको 10 लाख बनाना पड़ता। जो भी डेफिसिट है, ठीक है, अगर सपोज डेफिसिट आता, डेफिसिट का मतलब क्या है, सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है दैट इज लेस देन रिडम्पशन अमाउंट, रिडम्पशन अमाउंट से अगर ये कम आता, क्लियर है, तो क्या करते, इसका जो डिफरेंस है वो आपको पीएनएल से ट्रांसफर करना पड़ता। तो हम पीएनएल डेबिट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन नाम दिया जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। तो इससे हम देखो क्या कर रहे हैं, सिंकिंग फंड क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आप ऐड कर दो तो ये एंट्री के बाद क्या होगा, सिंकिंग फंड और रिडम्पशन अमाउंट इक्वल हो जाएगा और ये पूरा जो अमाउंट है ये एग्जैक्टली 10 लाख आ जाएगा, मतलब रिडम्पशन अमाउंट जितना आ जाएगा और फिर पूरा बैलेंस आप कहां ट्रांसफर कर सकते हो, जनरल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है? तो कुछ इतना डिफरेंस नहीं आता है। रिडम्पशन अमाउंट से कम आया तो आप उसको रिडम्पशन अमाउंट जितना बनाओ लास्ट ईयर में प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, और अगर ज्यादा आ रहा है तो जो भी एक्सेस है वो आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और अकाउंट सिंकिंग फंड का क्लोज कर दो। क्लियर है? तो ये है सर पूरा आपका सिंकिंग फंड का पूरा हिसाब किताब। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो। क्लियर है? तो ऐसा है सर, और इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ लो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। क्लियर है? तो ये सब मैंने बता दिया है, ये सब मैं आपको स्क्रीन दे देता हूं, जिनको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं स्क्रीनशॉट ले लें सर, डाउट्स आएंगे ही नहीं। अगर आप ये प्रॉपर लिखोगे देखोगे तो आपके डाउट्स आएंगे ही नहीं। ठीक है? तो सबसे पहले आप ये लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो कि ये 317,208 कहां से आया। ठीक है, फिर ये जो मैंने बताया, ठीक है, और ये जो मैंने बताया ये भी बहुत जरूरी है, ये टैली करना जरूरी है। और ये आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको निकालना ही पड़ेगा कि सिंकिंग फंड कैसे बंद हो रहा है। काफ़ी जो लास्ट के एंट्रीज बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, अमाउंट्स कैसे निकालें समझ में नहीं आता है, वो सिंकिंग फंड अकाउंट बना के ही आता है। ठीक है, तो आइडियली आपको प्रॉपर अकाउंट ही बनाना चाहिए। अगर आप ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हो, आपको पूरा लेजर बना के ही ये समझ में आएगा कि अमाउंट्स कैसे आते हैं। क्लियर है? ठीक है, डेफिसिट आया तो क्या करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो ये सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल घबराए ना। अगर आप अभी लिख नहीं पा रहे हो, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, टेलीग्राम चैनल पे आपको आज ही या कल में मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए सर, तो आई होप आपको सिंकिंग फंड जो भी है वो समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड देखते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव में अब क्या होगा सर, बस जो हमने इंटरेस्ट री इन्वेस्ट किया था वो नहीं मिलेगा, मतलब वो री इन्वेस्ट नहीं करना है। अब वो आपके बुक्स में क्वेश्चन दिया नहीं है, नहीं तो वो भी मैं बता देता। नॉन क्यूमुलेटिव का एक लेजर का दिया है, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड बता देता हूं, ठीक है, कि क्या होता है इसमें और सिंकिंग फंड में क्या फर्क है।
बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए थोड़ा इजी है, हम पहले वो देख लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ठीक है। तो अगर आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदना नहीं है, और अगर ऐसी कोई पॉलिसी आपको रेडीली मिल जाती है जिसमें आप प्रीमियम भरते जाओ, ठीक है, प्रीमियम भरते जाओ और आपको ब्याज मिला मिला के एग्जैक्टली उतना ही पैसा कोई दे दे जितना आपको रिडम्पशन करना है, जैसे मेरे केस में 10 लाख रुपए, अगर कोई ऐसा पॉलिसी आ जाए, ऊपर के अमाउंट्स ले लेते जो हमने ऊपर के अमाउंट्स लेना, अगर वैसा ही सपोज कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी दे दे कि 3,17,208 का प्रीमियम आप 3 साल भरो, आपको 3 साल के एंड में हम 10 लाख रुपए दे देंगे, तो मैं खुद इन्वेस्ट क्यों करूंगा, मैं क्यों ये मगजमारी पालूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट लॉस भी होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, कोई मगजमारी नहीं। तो आप डायरेक्ट पॉलिसी ले लो, पॉलिसी का सीधे मैच्योरिटी पैसा मिलेगा, सीधे रिडीम कर लो, कन्वीनियंट हो जाता है। तो इसमें भी वही करना है, बस 3 साल आपको प्रीमियम भरना है, बस इन्वेस्ट कुछ नहीं करना है, बस आपको 3 बार पे करना है और आपको सीधे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। बस फिर आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है कि आपने जो पैसा दिया, अमाउंट निकालो, मैं आपको बताता हूं, 3,17,208, स्क्रीन पे लो कैलकुलेटर पे, 317,208, इसको इंटू 3 करो, 3 बार आप इतना पैसा दे रहे हो, तो आपने टोटल पैसा कितना दिया, 9,51,624 आ रहा है क्या, 951,624, आपने इतना पैसा दिया और आपको सीधे कितना मिला, 10 लाख, तो इसमें माइनस करो 10 लाख, मतलब वो लोग एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रहे हैं, 48,376, यही 5% इंटरेस्ट है। बस ये बुक्स में आपको लाना पड़ेगा, यानी बुक्स में क्या दिखेगा कि आपने 9,51,000 समथिंग समथिंग दिया और आपको मिला है 10 लाख, तो इसका जो डिफरेंस है उसका बस एडजस्टमेंट बुक्स में करना होगा, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, बाकी पूरा ये मेथड बहुत ही सिंपल है। ये डिफरेंस को आपको बस बुक्स में लाना है और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, फ्लो बाकी पूरा इजी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 3,17,000 जो आप प्रीमियम भरोगे, ये प्रीमियम भी कहां से आएगा, आपने प्रॉफिट से ही सेट असाइड करोगे, इसमें वही करना है, प्रॉफिट से लाओ, वहां इन्वेस्ट करते थे, यहां पॉलिसी का प्रीमियम भरो। अब पॉलिसी में आपको ब्याज अक्रू करने की जरूरत नहीं है, वहां आपको हर साल ब्याज नहीं मिलने वाला, वहां इकट्ठा मिला के सीधे 10 लाख मिलने वाला है। तो जो इंटरेस्ट के एंट्रीज आप पास करते थे, इंटरेस्ट रिसीव करते थे, फंड में ट्रांसफर करते थे, री इन्वेस्ट करते थे, ये सब मगजमारी बंद हो जाएगी, इसमें वो सब नहीं करना है। तीनों सालों का ब्याज मिला के आपको 10 लाख के अंदर ही एक साथ मिल जाएगा, क्लियर है। और तीनों साल की इकट्ठा जो ब्याज की एंट्री है वो आपको लास्ट ईयर में पास करनी है, बस। तो ये थोड़ी सिंपल मेथड है, ठीक है, ध्यान दो। अंडर दिस मेथड ऑल्सो एनुअल सम इज अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ सरप्लस, ठीक है, ये भी सिंकिंग फंड टाइप ही मेथड है, क्योंकि इसमें भी आप प्रॉफिट से ही पैसा जमा कर रहे हो। एंड क्रेडिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड, नॉर्मल आप रिडम्पशन फंड बना लो, अकाउंट इन द सेम मैनर एज इट इज डन इन सिंकिंग फंड मेथड। हाउएवर द अप्रोप्रिएट प्रॉफिट इज नॉट इन्वेस्टेड, ठीक है, यहां इन्वेस्ट नहीं करना है, पॉलिसी का प्रीमियम भरना है इन द मार्केटेबल सिक्योरिटी, इंस्टेड एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट। ये रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है, रिडम्पशन अमाउंट, redemption amount, ठीक है, and an amount equal to the profit set aside is paid as premium to the insurance company. At the end of the policy period, insurance company returns the total accrued amount which is sufficient to pay the debenture holders. क्लियर है, तो उससे फिर आप नॉर्मल रिडम्पशन कर लेते हो। तो हर साल इसमें क्या होगा बोलो, इसमें भी पहले आप सरप्लस फंड से, सरप्लस से रिडम्पशन फंड में डालो, फिर उसका उतना प्रीमियम भर दो, ठीक है, प्रीमियम पे कर दो। रिडम्पशन यानी इसमें आपको पॉलिसी अकाउंट खोलना पड़ेगा, जैसे वहां पे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हो, जैसे आप सिंकिंग फंड में इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हो, वैसे ही आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में पॉलिसी अकाउंट खोलना है, ठीक है। पॉलिसी अकाउंट ये एसेट है, मेरा एसेट मानना है इसको बुक्स में, तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड ये तो नॉर्मल नाम है, पॉलिसी अकाउंट ये पॉलिसी अकाउंट है, क्लियर है। तो ये तो सेम ही हो गया, प्रॉफिट सेट असाइड करो और उसका पॉलिसी का प्रीमियम भर दो, फिर सीधे ईयर एंड आएगा, क्योंकि ब्याज हर साल तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट भी नहीं करना है, सीधे लास्ट ईयर आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर में भी आप वही करोगे, प्रीमियम भरोगे, तो वो दिया है, अच्छा डायरेक्ट वो दिया है, ठीक है। मतलब ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर में भी आपको प्रीमियम भरना है, वो सब करना है। उसके बाद सीधे जो फाइनल एंट्रीज है वो दिया है कि सीधे क्या होगा, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, पॉलिसी मैच्योर होगी और पॉलिसी का पैसा आ जाएगा, तो उसको कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी का 10 लाख रुपए आपको रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट। जो एसेट था आपका, अब वो एसेट नहीं रहा ना, वो तो पॉलिसी आपने दे दी वापस, पॉलिसी वापस हो गई ना, पॉलिसी खत्म हो गई, तो आपका वो एसेट आप यहां पे क्रेडिट करोगे। अब प्रॉब्लम ये है
कि बुक्स में वो एसेट अलग अमाउंट पे है और आपने क्रेडिट अलग अमाउंट पे किया है, मतलब डेबिट कम है क्रेडिट ज्यादा है, उसमें प्रॉफिट दिखेगा, मतलब उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट दिखेगा और वो आपको फंड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, पॉलिसी का अकाउंट बंद करके आपको वो फंड में फंड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, कैसे होगा ये? अकाउंट बना लो, पॉलिसी अकाउंट, सेम नंबर्स ले लो, 317,208 फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, फिर दूसरे साल का 317,208, फिर तीसरे साल का 317,208। 3 बार मैंने पॉलिसी अकाउंट को डेबिट किया होगा, फिर यहां पे मैंने क्रेडिट किया। देखो, बैंक डेबिट टू पॉलिसी अकाउंट, तो यहां बाय बैंक आएगा 10 लाख रुपए। अब ये मैं कह रहा हूं कि प्रीमियम हमेशा कम ही होगा, कम पैसे देंगे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ब्याज मिलना चाहिए ना, ज्यादा पैसे दे रहे हैं कम पैसे मिलेंगे, ऐसी कोई बेवकूफ वाली पॉलिसी आप लोगे क्या? तो हमेशा प्रीमियम कम ही होगा, प्रीमियम कम ही होगा और पैसा ज्यादा आएगा। मतलब ये जो अकाउंट में बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, और वो क्या है? अक्यूमुलेटेड 3 साल का इंटरेस्ट है। ये क्या है? 3 साल का अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है। तो आप बैलेंस निकालो, तो 10 लैक्स माइनस 317,208, 3 बार माइनस कर लो, माइनस 317,208 माइनस 317,208। ठीक है, तो आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 48,376, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्लियर है? तो ये अकाउंट को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, 48,376 से मैं डेबिट करूंगा, पॉलिसी अकाउंट डेबिट, और ये कहां ट्रांसफर करूंगा? फंड में, 48,376। अब इसकी पोस्टिंग करो, पॉलिसी अकाउंट के डेबिट में जाके यहां पे 48,376 ले लो, अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा, और जो ब्याज है वो आपके फंड अकाउंट में आ जाएगा, वो ब्याज जो है वो आपके फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ऐसा इसका इफेक्ट है, और वही एंट्री यहां पे दी गई है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन प्रीमियम। पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे? लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी रियलाइज्ड एंड द टोटल प्रीमियम पेड। वही किया मैंने, ये क्या किया? ये क्या किया मैंने? ये वही किया मैंने, डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम पेड एंड द पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड, वो आपका इसका एंट्री आपको पास करना है। ठीक है, मुझे बेसिकली क्या करना है? पॉलिसी अकाउंट को बंद करना है। पॉलिसी में क्रेडिट बैलेंस ही आएगा हमेशा, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलता है प्रीमियम से, तो पॉलिसी को मुझे डेबिट करना है, पॉलिसी को डेबिट करना है, और फंड में ये ट्रांसफर करना है, फंड में ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया, क्यों पास करते हैं वो भी समझ में आ गया। और जैसे ही एंट्री पास होती है मेरा पॉलिसी का अकाउंट बंद हो जाएगा, ये भी आपको समझना है, मेरा पॉलिसी का अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर इन्होंने दिया है कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो प्रीमियम का भी तो इफेक्ट लेना पड़ेगा ना, डिबेंचर तो फेस वैल्यू पे होते हैं, प्रीमियम का भी इफेक्ट लो, प्रीमियम का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो दिया है कि फंड में से दो, ये लॉस है ना, डिबेंचर का प्रीमियम क्या है? लॉस, उसको लाइबिलिटी में क्रिएट करना है, तो ये लाइबिलिटी बनाई है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, इसका एक आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो और उसको लॉस मान रहे हो, और लॉस आप फंड में से ले रहे हो, लॉस आप फंड में से ले रहे हो, तो आपने फंड में से माइनस कर दिया। फंड में क्रेडिट बैलेंस होता है, फंड में क्रेडिट बैलेंस होता है, ऊपर देखो हर जगह आप फंड को क्रेडिट कर रहे हो, फंड में क्रेडिट बैलेंस है, उसको यूज करना है, तो वो डेबिट करेंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऐसा एक अलग से लाइबिलिटी बनाएंगे। क्लियर है? और फिर फंड अकाउंट बंद करेंगे, रिडम्पशन तो कर ही लेंगे, पॉलिसी का पैसा आएगा, वो सब एंट्री इन्होंने दी नहीं है, पॉलिसी का पैसा आ गया था ना, यहाँ पे पॉलिसी का पैसा आ गया था, अब आप रिडम्पशन कर सकते हो, रिडम्पशन की तो नॉर्मल एंट्री आएगी, तो रिडम्पशन की एंट्रीज नहीं दी इन्होंने। फिर फंड कैसे बंद करेंगे? सेम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके। अब इसमें भी देखो वो जो हिडन एडजस्टमेंट मैंने बताया, हो सकता है एग्जैक्टली बैलेंस मैच ना हो, तो आपको वो ये सब करना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको कहा ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें नॉर्मली ये सब क्यों नहीं होता? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बेच ही नहीं रहे हो। ये सिंकिंग फंड में क्यों होता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचने पे प्रॉफिट लॉस होगा। यहां तो एग्जैक्ट प्रीमियम भर रहे हैं, एग्जैक्ट पॉलिसी का अमाउंट मिल रहा है, तो वहां हमेशा टैली हो जाता है, वहां एग्जैक्टली जितना रिडम्पशन हो रहा है उतना ही रिडम्पशन, वो पॉलिसी, वो जो फंड अकाउंट है उसमें एग्जैक्टली उतना ही बैलेंस आएगा जो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में वो नॉर्मली आता ही नहीं है, क्योंकि पॉलिसी प्रॉपर अमाउंट से ही निकलती है
और आपको उसमें कोई बेचना वेचना कुछ भी नहीं पड़ता, तो उसमें कोई प्रॉफिट लॉस भी अराइज नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गो लिमिटेड इशूड 512% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, 500 इंटू 100 तो ये आएगा 50,000। ठीक है, डिबेंचर्स कितने के हैं? 50,000 के हैं, एट पार, रीपेबल एट पार, इशूड एट पार, रीपेबल एट पार। ठीक है, आफ्टर 3 years ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, 2015 में इशू किए थे, 2018 में रिडीम हो रहे हैं। डायरेक्टर डिसाइडेड टू take out an insurance policy to provide necessary cash for the redemption of debentures. The annual premium policy was payable on 1st April every year was 15,708. अब देखो इंटरेस्ट हर साल कितना आ रहा है, ये आपको यहाँ निकालना ही नहीं। वो सब जो कैलकुलेशन में आपको टेंशन होता था वो इंश्योरेंस पॉलिसी में होता ही नहीं। सीधे पॉलिसी का अमाउंट और प्रीमियम के अमाउंट का डिफरेंस निकाल लो, उसको इंटरेस्ट मान लो, खत्म करो, फंड में ट्रांसफर कर दो। इसमें हर साल का वो इंटरेस्ट निकाल के और वो ऐड करके वो सब करने की जरूरत नहीं है, तो ये काफी इजी मेथड है। चलिए सर, तो हमको करना क्या है, 3 साल सरप्लस में से फंड में डालना है और वो फंड का पैसा प्रीमियम में भरना है। 3 साल 15,705, 3 बार ये एंट्री पास होगी, तीनों साल में सेम सेम होगी। फिर सीधे लास्ट ईयर में क्या होगा, पॉलिसी का पैसा आ जाएगा 50,000, पॉलिसी का पैसा आ जाएगा 50,000। फिर आप ये 3 प्रीमियम का जो टोटल होगा और 50,000 का डिफरेंस निकालोगे, उसको फंड में ट्रांसफर करोगे, बस फिर फंड को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेना और जो 10 लाख रुपए आए थे उससे डिबेंचर रिडीम कर लेना। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बोलो तो पहला 2015-16 में क्या होगा, 15-16 में इन्होंने इशू की भी एंट्री दी है, इशू की एंट्री नहीं भी पास की तो भी चलता है। सीधे रिडम्पशन का क्या होगा, देखो पॉलिसी का प्रीमियम भरा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से क्या किया, फंड में डाल दिया। ठीक है, प्रॉफिट एनुअल एप्रोप्रिएशन किया और उसका प्रीमियम भर दिया। ठीक है, 15,705, ये 2 एंट्री फर्स्ट ईयर में पास होंगी। फिर अच्छा, प्रीमियम देखो कब अपन भर रहे हैं, 1 अप्रैल को, ध्यान देना, प्रीमियम 1 अप्रैल को भर रहे हैं। डेट्स भी ध्यान देना, ओल्ड सिलेबस वाले लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो प्रीमियम आप 1 डेट पे भर रहे हो, तो प्रीमियम पेमेंट की डेट आएगी 1 अप्रैल, लेकिन प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है फंड में वो 31 मार्च पे ही होता है। वो क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, हर ट्रांसफर एंट्री ईयर एंड पे ही होती है, ये अकाउंटिंग का तरीका होता है। ठीक है, तो फिर से पॉलिसी का पैसा भरोगे 1 अप्रैल को और 31 मार्च को फंड में प्रॉफिट अप्रोप्रिएट कर दोगे। ठीक है, ये सेकेंड ईयर हो गया। फिर आएगा 3rd ईयर, उसमें भी आप यही करोगे, 3 साल लगातार यही एंट्री होगी। अब लास्ट में बस क्या होगा, पॉलिसी मैच्योर होगी, पॉलिसी का पैसा आएगा 50,000, बैंक डेबिट टू पॉलिसी, बैंक डेबिट टू पॉलिसी 50,000 रुपए आ गए। अब देखो अकाउंट बनाओ, उसका अकाउंट बनाओ पॉलिसी का, तो आपने 15,705, 15,705, 15,705 3 बार आपने पे किया और आपको मिल गया 50,000। अब इसका बैलेंस निकालो, वो आपका अक्यूमुलेटेड 3 साल का इंटरेस्ट होगा। तो 50,000 माइनस 15,705 माइनस 15,705 माइनस 15,705 तो आएगा 2,885। तो ये 2,885 कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो पॉलिसी अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा 2,885 से और ये फंड में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही एंट्री पास हुई इसका पोस्टिंग होगा 2,885 और ये अकाउंट बंद हो जाएगा, पॉलिसी अकाउंट बंद हो जाएगा और ये फंड में ऐड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये एंट्री होगी। क्लियर है, पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू फंड अकाउंट, पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू फंड अकाउंट 2,885 आ रहा है समझ में। और फिर देखो डिबेंचर कैंसिल करो और उसको रिडीम कर दो। ये तो नॉर्मल एंट्री है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिंकिंग फंड मेथड, डिबेंचर रिडम्पशन, ये सब जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, ये कोई रिडम्पशन के मेथड नहीं है, ये पैसा जमा करने के मेथड है। क्लियर है, रिडम्पशन नॉर्मली हो रहा है। ठीक है, तो पहले डिबेंचर वापस आएंगे, हम उसको कैंसिल करेंगे, फिर उसको पे कर देंगे। नॉर्मल एंट्रीज कितना, 50,000। ठीक है, 50,000 का ये पूरा इफेक्ट होगा। ठीक है, और ये 50,000 हमारे पास कहां से आया, पॉलिसी से आया था ना। ये क्या है, ये पैसा है 50,000, इसी से हमने पे किया। यही पैसे जो आए यही पैसे गए, ये जो पैसे आए यही पैसों से हमने पे किया। क्लियर है, यही उसका पर्पस है पॉलिसी मेथड का। और फिर बस हमको अब क्या करना है, पॉलिसी अकाउंट तो हमने बंद कर दिया, हमको सिर्फ फंड अकाउंट बंद करना है। फंड अकाउंट भी क्या होगा, एग्जैक्टली 50,000 का ही बैलेंस आएगा। फंड अकाउंट में भी एग्जैक्टली 50,000 का ही बैलेंस आएगा। जब आपने प्रीमियम भरे, प्रीमियम भरने के पहले आपने क्या किया,
प्रॉफिट लॉस से आपने फंड में ट्रांसफर किया था, बरोबर, तो ये यहां आएगा 15705। हर साल की जो पहली एंट्री पास की आपने ये वाली, इससे क्या होगा, फंड क्रेडिट हो रहा है ना, तो फंड के क्रेडिट में 3 बार 15705 आ जाएंगे। फिर आपने 2885 में भी क्या किया था, फंड में क्रेडिट किया था, तो वो यहां पे ऐड होगा 2885। तो यहां पे भी क्या होगा, एग्जैक्टली 50,000 का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब इसको हम बंद कर देंगे। क्रेडिट वाले को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, फंड अकाउंट डेबिट 50,000, और ये कहां ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहां आएगा 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, अकाउंट बंद हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपकी लास्ट एंट्री होगी, फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व पूरा 50,000। तो इससे क्या होगा, फंड अकाउंट भी बंद हो जाएगा, फंड अकाउंट भी बंद हो जाएगा। जैसे ही आपने अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, वो जो 2885 की एंट्री पास की थी, उस एंट्री से क्या होगा, पॉलिसी अकाउंट बंद हो जाएगा। यहां पॉलिसी अकाउंट बंद हो गया था और लास्ट एंट्री जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके आपने फंड अकाउंट भी बंद कर दिया। क्लियर है, एकदम सिंपल है। आई होप आपको सारे अमाउंट समझ में आ गए, सारे एंट्री समझ में आ गए और फ्लो भी समझ में आ गया। क्लियर है, बहुत ही इजी पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होता है। क्लियर है, चलिए सर, तो ये था एक सिंकिंग फंड और एक इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो इंस्टीट्यूट ने यहां पे दिया हुआ है। अब जिस तरह से ये दिया हुआ है इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से आपको बताऊंगा, इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों दिया है मैं नहीं बता सकता। ठीक है, ध्यान दो, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। ओल्ड सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, न्यू के लिए भी एमसीक्यू इसमें से बन सकते हैं। अब न्यू के लिए भी मैं बता दूं, क्वेश्चन तो इतने बड़े बड़े ही आपको दिए रहेंगे, क्वेश्चन बड़े बड़े दिए रहेंगे। अब उसमें से आपको, जैसे मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी पूछा, तो आपको पूछा जा सकता है कि बताओ इंटरेस्ट पूरा अक्यूमुलेटेड कितना है। जो मैंने 2885 निकाला, वो जो डिफरेंस निकाला 50,000 माइनस प्रीमियम पेड, वो डिफरेंस निकालने के लिए आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूरा ही दिया रहेगा, सब पूरा दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें डिफरेंस निकालना पड़ता है, वो अमाउंट ट्रांसफर होता है। ऐसे ही सिंकिंग फंड में भी हो सकता है कि बताओ सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बताओ लास्ट ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट का कितना इंटरेस्ट आएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको सब पता होना चाहिए कि पूरा होता क्या है। फिर इनको जो पूछना है, जो एंट्री पूछनी है, एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अगर क्यूमुलेटिव मेथड है तो इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर होता है, तो फंड में ट्रांसफर होता है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव मेथड है तो इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर होता है, वो पीएनएल में ट्रांसफर होता है। ध्यान दो, ये मैं बता देता हूं भैया, न्यू वाले नाराज ना हो, ध्यान दो। पंचवर्ड्स क्या है, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, ये है कि, सॉरी यहां लिख के देता हूं कि अगर मेरा क्यूमुलेटिव मेथड है, क्यूमुलेटिव मेथड में इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होता है, तो वो आप लिखोगे फंड में, सिंकिंग फंड अकाउंट या डिबेंचर रिडम्पशन फंड, फंड अकाउंट में। फिर अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होता है, तो वो नॉर्मल पीएनएल में ट्रांसफर होता है। क्लियर है। फिर इंश्योरेंस या सब में ही कि फंड अकाउंट क्लोज करके कहां ट्रांसफर होता है, फंड का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट में। ये भी क्वेश्चन आता है। ये 3 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से कोई आ जाए। ठीक है, हो सकता है इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको आ जाए, तो मेरी याद जरूर आएगी आपको। ठीक है, मेरी याद आएगी, बड़ा सताएगी। ठीक है, तो ये ध्यान दो, न्यू सिलेबस वाले लिख लें। चलिए सर, अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, तो आपका डिबेंचर चैप्टर समाप्त मैं मान लूंगा और कल से अपन वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। चलिए सर, इस टाइप के क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में आता है। अब इसमें काफी बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा, सुनते जाना है अच्छे से। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी एज ऑन 31 December 2014, 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे डिबेंचर है जो हमने इशू कर रखे हैं। मॉर्गेज डिबेंचर ये उसका नाम है, 6% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10,000 क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और 100 क्या है आपका फेस वैल्यू। तो हमारा टोटल कितना है, 10,000 इंटू 100। ठीक है, तो कितना है, 10 लैक्स। तो 10 लैक्स का हमारा फेस वैल्यू का मॉर्गेज डिबेंचर है 6%। क्लियर है। फिर हमने रिजर्व क्रिएट कर ली है। अब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है,
ये टिपिकली ये क्वेश्चन होता है लास्ट ईयर की सिचुएशन दी होती है कि आपने सारे साल की एंट्री पास की होंगी, अब रिडम्पशन का लास्ट ईयर है, अब रिडम्पशन का लास्ट ईयर है तो आपने रिजर्व बनाई होगी, उसका कुछ बैलेंस होगा, फिर जो रिजर्व बनाई है वो आपने इन्वेस्ट भी की होगी तो उसका भी बैलेंस दिया रहता है। अब नॉर्मली आप समझो बात को, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब आप सिंकिंग फंड मेथड पढ़ते हो, नॉर्मली जब आप सिंकिंग फंड मेथड पढ़ते हो, सिंकिंग फंड मेथड क्यूमुलेटिव वाला, उसमें हमेशा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो फंड अकाउंट से इक्वल ही होता है। ये ध्यान देना, काफी बार क्वेश्चन हो सकता है साइलेंट हो, आपको सिर्फ फंड का बैलेंस दिया हो, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया ही ना हो, तो आप अज्यूम कर सकते हो क्यूमुलेटिव मेथड सिंकिंग फंड मेथड, क्यूमुलेटिव मेथड सिंकिंग फंड मेथड में हमेशा जितना इन्वेस्टमेंट में बैलेंस होता है उतना ही फंड में बैलेंस होता है, पर काफी बार क्वेश्चन में अलग अलग बैलेंस भी दिया रहता है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अजम्पशन अगर लेने की बारी आए तो आप ऐसा ही अजम्पशन लेना, क्योंकि हमेशा जो जो फंड में ट्रांसफर हुआ है वो इन्वेस्ट भी हुआ है, जब जब जो पैसा फंड में ट्रांसफर हुआ है वो हमेशा इन्वेस्ट हुआ ही है, तो हमेशा दोनों का बैलेंस इक्वल हो गई, और जो ब्याज अक्रू होता है वो भी फंड में जाता है, वो भी इन्वेस्ट होता है क्यूमुलेटिव मेथड में। इसलिए क्यूमुलेटिव मेथड में हमेशा इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड अकाउंट हमेशा इक्वल ही होता है। क्लियर है? चलिए सर, पर यहां देखो अलग दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते सर, जो दिया है उसको सॉल्व करो, समहाउ कर लो कंप्लीट, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट ₹5,28,000 ये होती है सर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5,28,000, और इन्वेस्टमेंट का नाम है गवर्नमेंट लोन अकाउंट, गवर्नमेंट लोन अकाउंट 4% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, परचेस्ड एट पार लिखा हुआ है, 5,28,000 का फेस वैल्यू है और आपने पार में ही खरीदा हुआ है तो 5,28,000 ही आपका कॉस्ट है। फिर है एंड 5,60,000 3.5%, 3.5% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट पेपर ये सिक्योरिटी का नाम है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है और ये उसका फेस वैल्यू है, 5,60,000 उसका फेस वैल्यू है और आपने खरीदा है 5,42,000, ठीक है। फेस वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां अलग अलग है, पहले वाले इन्वेस्टमेंट में दोनों सेम थे, आपने पार पे ही खरीदा है, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है, लिख लो, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट पे नहीं होता सर, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर है, अब ये भी वही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपको दी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैज बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2010, 2010 के बाद आपने इंटरेस्ट ही नहीं दिया है, वो भी आप रिडम्पशन के वक्त दे रहे हो, उसका भी देखो इंस्टीट्यूट ने कोई आंसर में इफेक्ट नहीं दिया है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। ऑन Feb 28, 2015 इन्वेस्टमेंट्स जो आपने थे, इन्वेस्टमेंट बेच के रिडम्पशन होगा ना, तो पहले आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो उसकी सेल वैल्यू दी है कि 90 रुपीज पर इन्वेस्टमेंट, एंड पहला वाला जो था 4% वाला वो 90 रुपीज में बेचा, और 3.5% वाला जो गवर्नमेंट पेपर था वो आपने 87 रुपीज पर इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट पेपर आपने बेचा। और फिर डिबेंचर आपने रिडीम किए 101 में, रिडम्पशन मतलब प्रीमियम पे, रिडम्पशन मतलब प्रीमियम पे, ठीक है, 1 रुपी का प्रीमियम आपने पे किया है टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट भी जो था 2010 से आपने नहीं दिया था, वो भी आपने अक्रूड इंटरेस्ट पे कर दिया। अब आपसे पूछा है बताइए लेजर्स बनाइए, और लिखा है देखो DRR इज नॉन क्यूमुलेटिव, DRR इज नॉन क्यूमुलेटिव, क्लियर है, मतलब जो भी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे आएगा वो री इन्वेस्ट नहीं होगा, वो री इन्वेस्ट नहीं होगा, वो नॉर्मली P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्लियर है। तो यहां इंटरेस्ट का आएगा ही नहीं इफेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट फंड में जा ही नहीं रहा, वो फिर री इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा, तो यहां कहीं आपको इंटरेस्ट दिखेगा ही नहीं, उसकी अलग एंट्री पास होगी। हमको लेजर पूछे है ना भाई, हम लेजर जो जो काम किया लेजर बना रहे, पर आपको यह ध्यान रखना है कि उसका भी इफेक्ट अलग से लिया जाएगा, वो आपको अकाउंट यहां बनाया नहीं गया है, पर आप अलग से बना सकते हो अगर आपकी इच्छा है। अब अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव है, इसका क्या मतलब है कि इंटरेस्ट का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो रिसीव होगा, फिर वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ना वो फंड में जाएगा ना वो इन्वेस्ट होगा, तो यहां इसलिए कहीं उसका इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो ध्यान देना है सर, नॉन क्यूमुलेटिव मेथड है। चलिए सर, तो क्या होगा बोलो, क्या होगा, क्या होगा, होगा। अब आपको सबसे पहले जब आप लेजर बनाते हो
ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान देना, जब भी आप लेजर बनाते हो पहले आपको पता होना चाहिए कौन से अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है, कौन से अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड आता है, क्लोजिंग बैलेंस कौन से साइड आता है। अगर आपको इसी में कंफ्यूजन है तो 11वीं 12वीं के बुक लेके पहले बैठ जाओ, लेजर पोस्टिंग समझ लो, उसके बाद ही ये चैप्टर को हाथ लगाना। अगर आप साइंस वाले हो और अगर आपको लेजर की पोस्टिंग ही नहीं जमती, आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं समझ में आते, फिर ये चैप्टर पे आप 5 साल भी दे दो ना, कोई फायदा नहीं है। काफी बच्चे मुझे अटेम्प्ट गिनवाते हैं, सर मुझे 10 अटेम्प्ट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे, अटेम्प्ट इज जस्ट अ नंबर। बुरा लगेगा पर ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो सुनना, नहीं तो वीडियो बंद कर देना, ठीक है। भागते रहो, सच्चाई से भागते रहो, ठीक है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट नहीं करते जब तक आप बेसिक समझते नहीं हो, जब तक आपको हर चीज, हर इफेक्ट, हर अमाउंट, हर एंट्री का लॉजिक नहीं समझ में आता, अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अटेम्प्ट काउंट कब होता है? जब आपको सब आता है, जब आपको सब आता है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं था, आप कॉन्फिडेंट थे, फिर भी पास नहीं हो पा रहे हो, तब मैं अटेम्प्ट को काउंट करूंगा, तब मैं मानूंगा कि आपकी किस्मत खराब है और आप पास नहीं हो पा रहे। इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल द थिंग्स, इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉपर पेपर, सब आपने अच्छा किया, फिर भी आप पास नहीं हो पाए, तब ये जो नंबर आप बताते हो ना, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, तब इसके मायने होते हैं। पर अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, आधे आधे चैप्टर आपने छोड़ दिए हैं, आधे आधी चीजें आपने रटी हुई हैं, पेपर ही सॉल्व करके नहीं आए हो, 100 में से 60 मार्क का पेपर सॉल्व करके आए हो, तो अटेम्प्ट किसको गिनवा रहे हो? किसको गिनवा रहे हो? सॉल्व तो करके आओ पेपर, 60 मार्क का पेपर सॉल्व करके पास होना है क्या? सोच के देखो। तो आपने सब अगर अच्छा अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा अच्छा करने के बाद भी आप फेल हो रहे हो, देन इट काउंट्स, ठीक है, मेरे लिए तब वो काउंट होता है। चलिए सर, तो डिबेंचर अकाउंट पहले बनेगा, आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में होता है सर क्रेडिट बैलेंस, ऑलरेडी ये इशू कर चुके हैं अपन, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस किस में आएगा, कौन सा बैलेंस होगा, ये सब पता होना चाहिए। तो डिबेंचर मेरी लाइबिलिटी है, ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, उसी का तो रिडम्पशन पड़ रहे हैं, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए। तो यहां आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी को, पूरा फेस वैल्यू। जब इशू होता है, कितने पे इशू होता है, फेस वैल्यू का ही अमाउंट डिबेंचर अकाउंट में आता है। प्रीमियम पे इशू हुआ भी होगा तो वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले गया, ठीक है। तो यहां फेस वैल्यू आएगी 10 लाख रुपए, और फिर डायरेक्टली जब आप कैंसिल करोगे तब इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस पहला यहां आएगा, ओपनिंग बैलेंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। फिर प्रीमियम तो अलग है, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या है सर, एसेट, और उसमें क्या होता है, डेबिट बैलेंस। 2 इन्वेस्टमेंट आपको दिए हैं और एक काय पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट पे। फेस वैल्यू का यहां कोई काम नहीं है, तो बताओ मुझे कॉस्ट कितना था। यहां लिखा हुआ है परचेस्ड एट पार, मतलब कॉस्ट भी कितना होगा, 5,28,000, और यहां तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है 542 में आपने बाई किया है, तो ये दोनों मिला के आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। बताओ अमाउंट कितना आएगा, 5,28,000 प्लस 5,42,000, तो ये आएगा 10,70,000। अब ये काफी बच्चे ये ढूंढते रहते हैं कि 10,70,000 कहां से लिया है, तो यही वो 10,70,000 है। तो ये बेसिक्स है, मैं कहूंगा बेसिक सुधारो तो आपको चिढ़ होती है, फिर आप पूछते हो सर अमाउंट कहां से आया। फेस करो चीजों को, फेस करो चीजों को, फेस करो, तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। मुझे आप भले अपने जिंदगी का खलनायक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 लोग मुझे गाली देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप सीएस बन जाओ, और जब आप सीएस बनोगे फिर आप मेरी तारीफ करोगे। उस टाइप का टीचर मुझे बनना है, जो जब तक आप बने नहीं हो तब तक मुझे गाली दो, लेकिन जब आप बन जाओगे तब आपको मेरा कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आएगा, तब मेरा कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आएगा। नेगेटिव मोटिवेशन वाला पर्सन हूं मैं, ठीक है। भले मैं आपको डांटते फटकारते रहूंगा, डिमोटिवेट करूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट आप में होगा तो आप इससे इंस्पायर होंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, ये 10,70,000 कहां से आया सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, और इन्वेस्टमेंट जितने में खरीदा गया है, पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो पार पे खरीदा हुआ है, तो जितना फेस वैल्यू है उतना ही कॉस्ट लेना है 5,28,000, और सेकंड इन्वेस्टमेंट का अलग से कॉस्ट दिया हुआ है 5,42,000, दोनों को ऐड करना है और वही आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। क्लियर है। तो 5,28,000 प्लस 5,42,000, ये दोनों का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इसी को आप बेच रहे हो, अब इसमें आपको नंबर ऑफ सिक्योरिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। काफी बच्चों को अब सेल वैल्यू निकालते नहीं आती, यहां क्योंकि पर सिक्योरिटी का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी तो ऊपर दिए नहीं है। अरे पर आप निकाल सकते हो ना बेटा, निकाल सकते हो, बेसिक है ना, बेसिक है। फेस वैल्यू को 100 रुपए अज्यूम कर लो,
अज्यूम तो करना पड़ेगा, ठीक है, अज्यूम करना पड़ेगा। डेट सिक्योरिटीज नॉर्मली 100 रुपए की होती हैं। आप ही का डिबेंचर ले लो, आप ही का डिबेंचर 100 रुपए का है, इन्वेस्टमेंट भी आप 100 रुपए का अज्यूम कर लो। तो बोलो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने होंगे, पहला वाला निकालो। फेस वैल्यू है 5,28,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 5280, 2 जीरो कट कर दो, इतने नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट होंगे। और पहले वाले का सेल वैल्यू कितना है, 90 रुपए, तो 5280 इंटू 90 निकालो, 4,75,200 ये उसका सेल वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये भी काफी बच्चों को निकालते नहीं आता, फिर ये बोलते हैं कि से कहां से आता है, तो यही है 4,75,200, क्लियर है। फिर सेकंड वाला निकालो। अब फिर से आपको फेस वैल्यू से नंबर निकालने, फेस वैल्यू है 5,60,000, यहां पे 542 मत ले लेना, यहां 542 कोई काम का नहीं है, फेस वैल्यू के हिसाब से होगा। तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर कितना होगा, 5,600 नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, और वो आप बेच रहे हो 87 रुपीज में, वही आप बेच रहे हो 87 में। तो 5,600 इंटू 87, तो आपका सेल वैल्यू कितना आएगा, 4,87,200, क्लियर है। और यही वहां पे सेल वैल्यू आपको दिखेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, बेसिक पकड़ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से उन्होंने लिया है। अब इस पे इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव मेथड है, तो यहां उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव मेथड है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट का इफेक्ट यहां पे नहीं आएगा, क्लियर है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट लॉस होगा, आपने बेचा ना, बोलो सेल की एंट्री क्या होती है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में इसका इफेक्ट है पोस्टिंग, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में पोस्टिंग हो रही है बाय बैंक, बैंक अकाउंट बनाना नहीं है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में भी पोस्ट होगा, पर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अकाउंट बनाना नहीं है। पर आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि नहीं यार एक बैंक अकाउंट भी होगा, उसके डेबिट में भी पोस्ट होगा। अब क्योंकि आप बेच रहे हो, प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस आएगा। अब प्रॉफिट लॉस तो फंड में ही जाएगा, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव मेथड सिर्फ काय के बारे में बात कर रहा है, इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो प्रॉफिट लॉस के बारे में बात नहीं करता है, वो फंड में ही आप डालोगे, क्लियर है। तो यहां पे आपका निकलेगा प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। आपका दोनों मिला के सेल वैल्यू कितना रहा है, निकालो, 475,200 प्लस 487,200, तो आपका सेल वैल्यू है 9,62,400। आपके इन्वेस्टमेंट थे कॉस्ट के 10,70,000, कम में बेचा है, फेस वैल्यू से भी दिखता ही है ना, 90 में बेचा है, यहां पे भी 87 में बेचा है, कम में बेचा है, तो लॉस आएगा। निकालो कितना लॉस आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा 1,07,600, आए ख्याल में। तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है सेल के बाद। अब ये लॉस है, कहां डेबिट करोगे, फंड में, समझ में आ रहा है। तो एंट्री क्या पास होगी लॉस की, बोलो, फंड अकाउंट डेबिट, डेबिट होगा मतलब माइनस होगा, लॉस है माइनस होगा, और 2 आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा। मतलब आप कंबाइन एंट्री भी सोच सकते हो। बोलो कंबाइन एंट्री क्या होगी, अलग अलग एंट्री आपको दी है पर एक्चुअली ये कंबाइन एंट्री होती है। बोलो क्या हो रहा है, हम बेच रहे हैं, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, 2 इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मैंने यहां पे आपको निकाल के दिया है 962,400, मेरे पास इतने पैसे आएंगे, 962,400 पैसे आएंगे। फिर मेरे इन्वेस्टमेंट जाएंगे, 2 अलग अलग नाम से जाएंगे, ठीक है। मैं कंबाइन लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसका कॉस्ट ले रहा हूं पूरा 10,70,000, आए ख्याल में। नाम अलग लगाएंगे, गवर्नमेंट पेपर और वो जो भी दिया है वो सब आएगा, और एट कॉस्ट क्रेडिट होगा, ठीक है। और यहां देखो लॉस दिख रहा है, एसेट ज्यादा जा रहे हैं, पैसा कम आ रहा है, तो ये लॉस है। और ये लॉस मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, फंड में। तो फंड अकाउंट डेबिट करूंगा 1,07,600, तो ये फंड में से माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो यही वो इफेक्ट है, ये एंट्री कंबाइन एंट्री आती है, लॉस भी तभी के तभी बुक हो जाता है, क्लियर है। तो यही देखो, इसमें अब 2 इफेक्ट क्या आएंगे, बैंक के डेबिट में तो इफेक्ट आएगा ही, बैंक अकाउंट हम बना नहीं रहे तो उसका कोई इफेक्ट आपको यहां दिखेगा नहीं। फिर फंड को डेबिट करना है, तो फंड के डेबिट में देखो दिखेगा आपको, ये फंड उसके डेबिट में आएगा, इन्वेस्टमेंट 1,07,600 आया डेबिट का इफेक्ट। फिर हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया, तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में भी ये दोनों इफेक्ट आएंगे, तो वही दोनों इफेक्ट आपको यहां दिख रहे हैं, ये दोनों मिला के 962,400 और ये 1,07,600, यही है वो पूरा 10,70,000 का क्रेडिट इफेक्ट उसमें आएगा, क्लियर है। तो अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, अकाउंट बंद हो गया, लॉस आपने फंड में ट्रांसफर कर दिया। आ रहा है समझ में, आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म हो गया, 962,400 पैसा आ गया। अब हम रिडम्पशन कर सकते हैं,
अब हम रिडम्पशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दो, अब यहां पे फंड का भी देखो ओपनिंग बैलेंस लेना है, फंड का भी ओपनिंग बैलेंस लेना है। अब देखो यहां पे फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया ही था, यहां दिया था ना, ये देखो DRR फॉर रिडम्पशन 1042। अब आपको पता होना चाहिए कि ये रिजर्व अकाउंट है, रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1042। तो 3 अकाउंट में देखो बैलेंस आया, डिबेंचर अकाउंट में बैलेंस आया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस आया और फंड अकाउंट में यानी DRR अकाउंट में बैलेंस आया। 3 अकाउंट में आपका बैलेंस आता है। क्लियर है? फिर अब इसमें प्रीमियम का इफेक्ट डाला है उन्होंने 10,000 रुपए का, 1 रुपी का प्रीमियम है ना, 101 में रिडीम किया है, तो 1 रुपी इंटू 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा? 10,000। ये प्रीमियम भी कहां से आएगा? फंड से आएगा। ये प्रीमियम भी कहां से आएगा? फंड से आएगा। मैंने आपको एंट्री भी बताई थी। बोलो, प्रीमियम की लाइबिलिटी बनानी है तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम पेएबल, और हम ये कहां से लाएंगे? फंड से, तो फंड को डेबिट करेंगे, फंड को डेबिट करेंगे, फंड में से माइनस करेंगे, तो उसी का पोस्टिंग आपको दिख रहा है। देखो फंड में डेबिट किया है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अलग से एक अकाउंट ओपन होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो यहां पे बनाना नहीं है इसलिए वो दिख नहीं रहा, पर ये अलग अकाउंट खुलेगा जिसमें फिर आप रिडम्पशन करके एंट्री पास करोगे, वो भी मैं बताऊंगा। क्लियर है? तो ये एंट्री उसकी पास हुई होगी, उसका इफेक्ट आपको यहां पे 10,000 का दिख रहा है। क्लियर है? अब जब आप फंड अकाउंट देखोगे तो फंड में देखो बैलेंस कितना होगा। अभी इस एंट्री को भूल जाओ, ये वाली एंट्री को भूल जाओ, इसका मैं बताता हूं लॉजिक क्या है। सिर्फ फंड का बैलेंस निकालो। फंड में ओपनिंग बैलेंस था क्रेडिट साइड 1042, फिर आपने डेबिट किया 10,000 से, माइनस करो, माइनस 10,000, फिर आपने लॉस एब्जॉर्ब किया 1,07,600, वो भी माइनस करो। तो फंड में एक्चुअली बैलेंस कितना है अभी? 9,24,400, 9,24,400। अब मैंने जो आपको बार बार कहा हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट, अब वो ये है, इसीलिए काफी बच्चों को समझ में नहीं आती कि अमाउंट सर आया कहां से। ये हिडन एडजस्टमेंट है। जैसे ही मेरा इन्वेस्टमेंट बेचा, मैंने रिफंड मतलब रीपे कर दिया, रिडीम कर दिया, अब मुझे फंड में से कितना अमाउंट ट्रांसफर करना होता है जनरल रिजर्व में? नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीम, जितना वैल्यू का रिडम्पशन है नॉमिनल वैल्यू का, उतना मुझे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। यानी कि इस केस में कितना है? 10 लाख। 10 लाख मुझे फंड में से रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लेकिन मेरे फंड अकाउंट में तो सिर्फ 9,24,400 है, मतलब ये तो डेफिसिट हो गया, ये तो डेफिसिट हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस साल के पीएनएल से डेफिसिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा फंड में, और यही वो एंट्री है, यही वो हिडन एडजस्टमेंट है, जिसका देखो क्वेश्चन में कोई रेफरेंस नहीं होगा, क्वेश्चन में मतलब कुछ हिंट भी नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट का एप्लीकेशन है कि मुझे फंड को बंद करना है तो फंड में से कितना बैलेंस ट्रांसफर करना होता है? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, जो कि 10 लाख रुपए है, पर मेरे फंड के बैलेंस में अभी भी 9,24,400 है, तो मुझे जो डिफरेंस है 10 लाख माइनस 9,24,400, ये जो डिफरेंस है 75,600, ये मुझे ट्रांसफर करना होगा, तो मैं ये एंट्री पास करूंगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, जो कि अलग से नॉर्मल पीएनएल से आपका माइनस हो जाएगा, और सिंकिंग फंड को क्रेडिट करूंगा, तो सिंकिंग फंड के क्रेडिट में इसकी पोस्टिंग आएगी, सिंकिंग फंड के क्रेडिट में इसकी पोस्टिंग आएगी बाय पीएनएल एप्रो। ठीक है? तो ये 75,600 आ गया। जैसे ये ऐड हुआ, मेरे फंड का बैलेंस आ जाएगा 10 लाख, और वो 10 लाख में ट्रांसफर कर दूंगा, फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। फंड में क्रेडिट बैलेंस था, 10 लाख का क्रेडिट बैलेंस था, उसको बंद करना है, क्रेडिट वाले को बंद करने के लिए डेबिट करूंगा, तो फंड डेबिट टू जनरल रिजर्व क्रेडिट, तो उसका यहां पे पोस्टिंग आएगा टू जनरल रिजर्व 10 लाख, और ये अकाउंट बंद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यही काफी लोगों को समझ में नहीं आता। एक तो उनको इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस निकालते नहीं आता, फिर सेल वैल्यू पर सिक्योरिटी दी रहती है सेल वैल्यू, तो उनको टोटल निकालते नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज निकालने नहीं आता, तो सेल वैल्यू नहीं निकाल पाते, फिर वो लॉस नहीं निकाल पाते, फिर वो ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं निकाल पाते, उनको अमाउंट ही समझ में नहीं आते। तो बस यही 3-4 एरियाज हैं जहां पे मुझे लगता है बच्चों को प्रॉब्लम है। अगर ये 3-4 चीजें आप फिक्स कर लो तो आपका क्वेश्चन हमेशा अच्छे से टैली हो जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है? कॉन्फिडेंस के साथ होगा। चलिए सर, तो ये पूरा था। देखो प्रीमियम का अकाउंट अलग से बनाया हुआ है, आए ख्याल में? तो आपने फंड डेबिट करके प्रीमियम बनाया था, तो यहां देखो बाय DRR आएगा, फंड में से आया ना, तो फंड से क्रिएट हुआ। अब जब रिडम्पशन होगा, मुझे बताओ रिडम्पशन कैसे होगा? बोलो, 101 रुपी पे किए ना आपने, तो डिबेंचर डेबिट होगा 10 लाख,
पहले आप वही कैंसिल करो, डिबेंचर 10 लाख, फिर प्रीमियम डेबिट 10,000 टू डिबेंचर होल्डर्स, 10 लाख 10,000, ऐसी एंट्री होगी कैंसिलेशन की। और फिर डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख 10,000। क्लियर है? तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, इसमें क्या नया है? ये 2 एंट्री तो होगी ना आखिरी में, और इसी का पोस्टिंग आ रहा है। देखो डिबेंचर डेबिट हुआ 10 लाख से, तो डिबेंचर के डेबिट में आपको यहां दिखेगा टू डिबेंचर होल्डर फेस वैल्यू पे, अकाउंट बंद हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस आया और अकाउंट कैंसिल करते वक्त टू डिबेंचर होल्डर्स लेके फेस वैल्यू लेके खत्म, फेस वैल्यू पे ही आएगा, भले रिडम्पशन प्रीमियम पे, पर ये हमेशा फेस वैल्यू पे ही ओपन होता है, बंद भी फेस वैल्यू पे होता है। और अलग से देखो प्रीमियम भी जब आप करोगे कैंसिल तो प्रीमियम का भी इफेक्ट आएगा टू डिबेंचर होल्डर, और ये अकाउंट भी बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 लाख का ये इफेक्ट आया, 10,000 का ये इफेक्ट आया, दोनों के दोनों इफेक्ट गए डिबेंचर होल्डर्स में, और फिर आपने डिबेंचर होल्डर्स को पे ऑफ कर दिया। आ रहा है ख्याल में? इतना मेरे ख्याल से काफी है। मैंने आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से, मेरे हिसाब से अच्छे से आपको बता दी है। ठीक है? कुछ लोगों को पकड़ में बातें नहीं आई, फिर से एक बार देख लेना, फिर से देख लेना, क्योंकि आपकी स्पीड स्लो होगी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, फिर से देख लेना, क्योंकि आप मुझसे पूछोगे मैं फिर से यही चीजें बताऊंगा। तो बेटर है आप मेरा वीडियो जब प्रीमियर खत्म हो जाएगा आराम से फिर से आप एक बार देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने सब बता दिया, लॉजिक बता दिया, कैलकुलेशन बता दिया, डेबिट क्रेडिट का पूरा इफेक्ट बता दिया, लेजर्स बना के बता दिए, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, हर लॉजिक बता दिया है। एक और बार देखने से मेरे ख्याल से आपको ख्याल में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था सर आपका पूरा सिंकिंग फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, एक लेजर का भी क्वेश्चन बता दिया, एक जर्नल एंट्री का भी बता दिया। इतना रिवीजन क्लास के हिसाब से मेरे हिसाब से काफी है। उसके बाद भी कुछ बच्चे खुश नहीं हो रहे हैं तो मेरे लेक्चर खरीद लो भाई, इसीलिए तो फुल लेक्चर्स भी बिकते हैं ना। अगर सब मैं रिवीजन में कराऊंगा तो मेरे को तो कोई मंदिर के बाहर खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है? तो जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से सर ने स्लो आराम से पढ़ाना चाहिए, तो आप लेक्चर्स बाय कर सकते हो। रिवीजन में मेरे ख्याल से इतना काफी है। क्लियर है? तो हमने पूरा थ्योरी भी पढ़ लिया, रिडम्पशन के मेथड्स भी पढ़ लिए, मैंने आपको सारे पंचवर्ड्स भी बता दिए जो आ सकते हैं एमसीक्यू में, फुल क्वेश्चन भी बता दिए, तो ओल्ड वालों का भी काम हो गया, न्यू वालों का भी काम हो गया। क्लियर है? चलिए सर, तो ये हमारा डिबेंचर होता है रैपअप, डिबेंचर होता है रैपअप। ठीक है? कल हम मिलेंगे वैल्यूएशन के लिए। वैल्यूएशन सेम 11:15 बजे आपको आ जाना है। वैल्यूएशन का सेम पहले मैं कंसेप्ट से चालू करूंगा, मेथड्स क्या होती है, मेथड्स कैसे होती हैं, क्या होती हैं, सब वैल्यूएशन से अपन स्टार्ट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। ठीक है? पहले मैं पहला दिन पूरा थ्योरी पढ़ूंगा, और ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा थ्योरी ही बेस होता है प्रैक्टिकल के लिए। कुछ बच्चे बोलते हैं थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल पढ़ लेंगे डायरेक्टली, और फिर जब प्रैक्टिकल में मैं थ्योरी अप्लाई करूंगा फिर समझ में नहीं आएगा, तो ज्यादा होशियारी यहां चलेगी नहीं, होशियारी चलेगी नहीं, थ्योरी ही अप्लाई होगी। तो थ्योरी इसलिए ध्यान से आना है, सारे कंसेप्ट सारे लॉजिक सब मैं बताऊंगा, और फिर उसी को जब मैं प्रैक्टिकल्स में अप्लाई करूंगा तो आपको तभी समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो लाइक करके ही जाना भैया, मोटिवेशन मिलता है मुझे। ठीक है? आई होप आपको मुझे मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है? तो आप मोटिवेट करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, आपका क्या फीडबैक है, कैसा रहा, क्या रहा, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जो भी है एक्सपेक्टेशन देखो ज़्यादा ही होंगी, रिवीजन क्लास है, रेगुलर लेक्चर्स तो है नहीं, इससे ज़्यादा अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो वो थोड़ी अनरियलिस्टिक हो जाएगी। ठीक है? तो थ्योरी पूरा बता दिया, एमसीक्यूज भी पूरे बता दिए, फुल प्रॉब्लम्स भी कुछ कुछ मैंने जो रेलिवेंट है वो बता दिए, मेरे हिसाब से काफ़ी है। ठीक है? चलिए गाइस, कल मिलते हैं 11:15 बजे, और कल हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन। ठीक है? और आई होप आप स्टार्टिंग के वीडियो सारे देख रहे हो। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले हो तो पूरा अपने कॉस्टिंग का जो मैंने पूरा लिया हुआ है, सारे रेशो, कैश फ्लो, फंड फ्लो सब मैंने लिया हुआ है, पूरा आपका क्या बोलते हैं ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, बजटिंग सब ले लिया है। ठीक है? आई होप आप सब प्रॉपरली देख रहे हो। शेयर कैपिटल भी पूरा ले लिया है। ठीक है? अब ये डिबेंचर भी हो गया, अब वैल्यूएशन आएगा। ठीक है? फिर एएस आएंगे, फिर और शायद आखिरी में मैं कंसोलिडेशन भी लूंगा। कुछ बच्चे शेड्यूल में कंसोलिडेशन ढूंढ रहे थे, बेटा वो भी आएगा। रिमेनिंग टॉपिक्स में मैं ले लूंगा। कंसोलिडेशन में आपको बता दिया कि मैं थ्योरी पे ही ज़्यादा फोकस करूंगा, पूरा फॉर्मेट अच्छे से बता दूंगा, और हुआ मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दूंगा, फोकस एमसीक्यू पे ही रहेगा मेरा। तो मैं जब पूरा एडजस्टमेंट्स आपको समझाऊंगा तो एक ही दिन में अपन 2 घंटे में कंसोलिडेशन पढ़ने वाले, बहुत लंबा मैं लेने नहीं वाला हूँ। पूरा थ्योरी अच्छे से लूंगा, सारे एडजस्टमेंट्स लूंगा, पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, और
दो तीन जो पास के पेपर के क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के, वो आपको बता दूंगा, या एकदम सेफर साइड एक छोटा सा क्वेश्चन, कैसे नंबर कैलकुलेट होते हैं, कैसे नंबर हर जगह जाते हैं, वो पूरा फ्लो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो एक दिन में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। आधा घंटा ज्यादा लगेगा, 2.5 घंटे बैठ जाएंगे और क्या है, तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सर, गुड बाय, ख्याल रखें अपना, ठीक है, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।